यस सर। स्टार्ट करो। देखो हाँ, ध्यान से देखना। फिर पिछली क्लास में हमने कंडक्शन हीट ट्रांसफर के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, ठीक। लेकिन ध्यान रखना कि पिछली क्लास तक तो हमने कंडक्शन हीट ट्रांसफर के ऑर्डिनरी क्वेश्चन किए थे, लेकिन अपने जेई में नॉर्मली कंडक्शन हीट ट्रांसफर के जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे कैलोरीमेट्री से मिक्स करके आते हैं। ये इनके फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो अपने जेई में जो हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन आते हैं वो कैलोरीमेट्री से मिक्स करके आते हैं। देखो आगे हम कैलोरीमेट्री से मिक्स जो क्वेश्चन है उसको करेंगे, लेकिन उसको करने के पहले एक बार कैलोरीमेट्री के जो मेन कंसेप्ट है उसको शॉर्ट में बता देता हूँ, ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो, है ना। आवाज आ रही है ना? यस सर। ये तो पार्ट स्टार्ट करने के पहले एक बार कैलोरीमेट्री के जो मेन कंसेप्ट हैं जो अपने यूज होंगे उसको बता देता हूँ, ठीक। तो देखो, है ना, ध्यान रखना तो कि कैलोरीमेट्री का चैप्टर पढ़ा होगा। प्लीज माइक ऑफ रखना, आप टाइम वेस्ट नहीं करना है। यस कोई सर। आवाज नहीं। कैलोरीमेट्री का तुमने चैप्टर पढ़ा होगा तो तुमको अच्छे पता होगा कि कैलोरीमेट्री वाले चैप्टर में हम मेनली सॉलिड और लिक्विड की स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में तो गैसेस की स्टडी करते हैं, लेकिन कैलोरीमेट्री के चैप्टर में मेनली हम सॉलिड और लिक्विड की स्टडी करते हैं। और तुमने पढ़ा होगा, है ना, कि पूरे कैलोरीमेट्री के चैप्टर में बस 3 ही फॉर्मूले हैं, है ना। पूरे कैलोरीमेट्री के चैप्टर में बस 3 ही कंसेप्ट है ना। तो सबसे पहले तुमने पढ़ा होगा कि सॉलिड या लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, है ना। पढ़ा होगा कि सॉलिड या लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, जहाँ m तो सब्सटेंस का मास, S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। बस सॉलिड या लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। उसके बाद दूसरा पढ़ा होगा कि किसी भी 0 डिग्री वाले आइस को, मतलब बर्फ को पिघलाने के लिए या मेल्ट करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है, Q इक्वल टू mLF। या तो यही पढ़ा होगा कि 0 डिग्री के आइस को पिघलाने के लिए या मेल्ट करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है, Q इक्वल टू mLF, जहाँ m तो पिघलने वाले बर्फ का मास और LF होता है आइस की स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी, है ना। LF होता है आइस की स्पेसिफिक लेटेंट हीट। और ये भी तुमने पढ़ा होगा कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है इसके लिए, 80 कैलोरी पर ग्राम। ये भी डायरेक्ट याद रखना कि 0 डिग्री के बर्फ को पिघलाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है, Q इक्वल टू mLF, जहाँ LF जो होता है उसको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, उसकी वैल्यू 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। और तीसरा ये पढ़ा होगा कि 100 डिग्री वाले वाटर को वेपोराइज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है, Q इक्वल टू mLV, जहाँ LV होता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और वाटर के लिए उसकी वैल्यू 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो ये तीनों चीजें कैलोरीमेट्री में सुन रखी होगी ना। और ध्यान रखना कि किसी ने कैलोरीमेट्री का चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 3 कंसेप्ट बताए ना, उसके बेसिस पर हम 3 कंसेप्ट बताए उसके बेसिस पर हम कैलोरीमेट्री वाले क्वेश्चन का भी सामना कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराना मत, अच्छे ध्यान रखना कि उस पूरे कैलोरीमेट्री में 3 ही कंसेप्ट हैं। तो ध्यान रखना कि सॉलिड या लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको कितनी हीट देनी पड़ती है, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। वैसे 0 डिग्री के बर्फ को पिघलाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है, Q इक्वल टू mLF। और 100 डिग्री वाले वाटर को वेपोराइज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है, Q इक्वल टू mLV। है ना। तो तीनों कंसेप्ट देख लिए। अब इसमें ये तो टोटल हीट, कई बार हमको पूछता है कि इस रेट से हीट दे रहे हैं, किस रेट से टेम्परेचर बढ़ेगा, ये रेट ऑफ चेंज पूछता है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं ना, ध्यान से देखना, इन केयरफुल देखना। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई भी सॉलिड है लिक्विड है ना वही। तो इस बार मान लेते हैं कोई भी सॉलिड है लिक्विड है, इसको हीट दे रहे हैं, तो हमको पता है कि हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और हमको पता है कि सॉलिड और लिक्विड को
हीट देने पर टेम्परेचर कितना बढ़ता है बताओ? Q इक्वल टू एमएस डेल्टा टी के बराबर बढ़ता है। याद है ना कि सॉलिड और लिक्विड को हीट देंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, और किस अकॉर्डिंग बढ़ता है? Q इक्वल टू एमएस डेल्टा टी के अकॉर्डिंग बढ़ता है, जहाँ m उस सब्सटेंस का मास और s उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। अब देखो सिंपल शब्दों में तो लिख दिया, सिंपल शब्दों में तो लिख दिया कि हीट देने पर टेम्परेचर कितना बढ़ता है, Q इक्वल टू एमएस डेल्टा टी के अकॉर्डिंग। लेकिन अब हम बिल्कुल परफेक्ट शब्दों में बोलते हैं, लिखते हैं ना तो तुम बताओ कि सब्सटेंस को हीट मिलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसको क्या लिखना चाहिए? Q गेन। हीट मिल रही है ना, तो Q गेन इक्वल टू एमएस डेल्टा टी गेन। गलत तो नहीं लिखा है? नो तो सर। ध्यान रखना कि उसी को ज्यादा शुद्ध शब्दों में लिखा है। हीट मिलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसको सही शब्दों में Q गेन इक्वल टू एमएस डेल्टा टी गेन ऐसे लिखेंगे। तो लिख देता हूँ मैं, हीट मिलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और किस अकॉर्डिंग बढ़ेगा? Q गेन इक्वल टू एमएस और डेल्टा टी गेन। ये तुमने शायद 5वीं क्लास पास की होगी, तुमको पता होगा कि गेन मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो शुरू में टेम्परेचर टी इनिशियल है और बाद में बढ़ करके टी हो गया, तो डेल्टा टी गेन क्या होगा? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल मतलब टी माइनस टी इनिशियल। कोई गलत तो नहीं लिखा है ना? नो सर। ये तो ध्यान रखना, बहुत मामूली सी चीज है, लेकिन बच्चे गलती करते हैं। तो अच्छे ध्यान रखना कि पूरी फिजिक्स में कभी भी गेन आए तो गेन मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। और ऐसे ही पूरी फिजिक्स में कभी भी लॉस आए, तो भी तुमने 5वीं क्लास में पढ़ा होगा कि लॉस क्या होता है? परचेजिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल होता है। 5वीं क्लास पास की है ना सभी ने? हेलो, ये यस भी ध्यान सर। रखना कि पूरी फिजिक्स में कभी भी गेन हो तो प्रॉफिट वो फाइनल माइनस इनिशियल और लॉस हो तो लॉस क्या होता है? परचेजिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। तो ये सारी चीजें हम 11th में बताते हैं, नहीं पढ़ी हो तो यहाँ बता दिया है ना, बस लिख सकता हूँ। इसको परफेक्ट शब्दों में क्या बोल सकते हैं? Q गेन इक्वल टू एमएस डेल्टा टी गेन है ना, गेन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो बताओ इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल, और किसी भी जनरल टाइम पे टेम्परेचर टी है तो टेम्परेचर में गेन क्या लिखेंगे? टी माइनस टी इनिशियल। बस अब हमको देखना है कि अगर इसको इस रेट से हीट दें तो टेम्परेचर किस रेट से बढ़ेगा वो देखना है। बताओ रेट ऑफ चेंज के लिए हम सिंपली टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो तुम बताओ कि इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dq गेन बाय dt इक्वल टू ms कांस्टेंट है भाग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो टेम्परेचर का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt बाय डी स्मॉल टी माइनस टी इनिशियल कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, और अकेला होगा तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो। तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ है ना तो बस ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि आगे है ना, आगे 5वीं क्लास के बच्चे टाइप से ये फाइनल माइनस इनिशियल और सब बोलने की जरूरत नहीं है ना। आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि हीट मिलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसलिए पूरी फिजिक्स में कभी भी dq गेन बाय dt लिखना है तो dq गेन बाय dt को खोल करके प्लस ms dt बाय डी स्मॉल टी लिखेंगे। प्लस ये बताता है कि हीट मिलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। आगे बढ़ जाओ, यस सर। ये ध्यान रखना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो सब्सटेंस को हीट मिल रही थी ना, अब अगला केस देखते हैं। चलो इस बार भी मान लेते हैं कि कोई भी सॉलिड या लिक्विड ऑब्जेक्ट है और इस बार उसको हीट मिल नहीं रही है, उल्टी हीट निकल रही है ना तो हीट मिल नहीं रही, उल्टी हीट निकल रही है मतलब हीट लॉस हो रहा है तो हमको पता है कि होता है हीट निकलेगी तो उसका टेम्परेचर घटेगा, और उसके लिए भी फॉर्मूला क्या होगा? Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। लेकिन अब सही शब्दों में क्या बोलेंगे? Q लॉस इक्वल टू एम एस डेल्टा टी लॉस तो चलो इसको लिख देता हूँ मैं, इसको लिख देता हूँ कि Q लॉस इक्वल टू एम एस डेल्टा टी लॉस देखना है। ये तो वही मान लेते हैं कि इसका इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल है और हीट मिलेगी तो टेम्परेचर लगातार फॉल होगा किसी भी जनरल टी टाइम पर टेम्परेचर टी है तो हमको डेल्टा टी लॉस देखना है। मैंने बताया था कि लॉस हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल होता है, तो इनिशियल टेम्परेचर टी इनिशियल है और किसी भी जनरल टी टाइम पर टेम्परेचर कैपिटल टी है, तो डेल्टा टी लॉस क्या होगा?
इनिशियल माइनस फाइनल मतलब टी इनिशियल माइनस टी, सही लिखा है? यस सर। तो क्यू लॉस इक्वल एम एस डेल्टा टी लॉस, और लॉस होगा इनिशियल माइनस फाइनल मतलब टी इनिशियल माइनस कोई भी जनरल टेम्परेचर टी। बस तो हमको देखना है कि इस रेट से हीट निकलेगी तो टेम्परेचर किस रेट से गिरेगा वो देखना है। तो इस बार भी रेट ऑफ चेंज के लिए वही टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो तुम डायरेक्ट बताओ, यहाँ डायरेक्ट बताओ कि इधर टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इधर तो क्या आ जाएगा, डी क्यू लॉस बाई डी टी इक्वल टू एम एस कॉन्स्टेंट है बाहर। अब बताओ पहली टर्म टी इनिशियल, तो इनिशियल टेम्परेचर कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा और अकेला होगा तो डिफरेंशिएशन जीरो माइनस कैपिटल टी किसी भी जनरल इंस्टेंट पर टेम्परेचर है तो उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी स्मॉल टी। तो बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो डी क्यू लॉस बाई डी टी को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एम एस डी टी बाई डी स्मॉल टी। तो कंपेरेटिवली इसको याद रखना है ना। तो आगे ध्यान रखना है ना कि आगे वाले पार्ट में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको। वैसे सारी चीजें हम कैलोरीमेट्री में चमका कर बताते हैं, लेकिन किसी ने नहीं पढ़ रखी हो तो बता दिया, ध्यान रखना कि आगे मैं कभी एक्सप्लेन नहीं, सॉरी आगे इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, है ना। आगे डायरेक्ट ध्यान रखना कि कभी भी हीट मिल रही हो, है ना, कभी किसी ऑब्जेक्ट को हीट मिल रही हो तो टेम्परेचर किस रेट से बढ़ेगा ऐसा पूछे तो डी क्यू गेन बाई डी टी को तो प्लस एम एस डी टी बाई डी स्मॉल टी लिखेंगे। लेकिन अगर हीट निकल रही हो तो टेम्परेचर किस रेट से घटेगा वो पूछे तो डी क्यू लॉस बाई डी टी को खोल करके माइनस एम एस डी टी बाई डी स्मॉल टी लिखेंगे। और ध्यान रखना कि प्लस ये बताता है कि हीट मिलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा और माइनस साइन ये बताता है कि हीट निकलेगी तो टेम्परेचर घटेगा। बताओ इस चीज में कभी कंफ्यूज तो नहीं होंगे? नो सर। फिर अच्छे ध्यान रखना कि किसी भी क्वेश्चन में दे रखा हो कि हीट मिल रही है टेम्परेचर किस रेट से बढ़ेगा या हीट निकल रही है तो टेम्परेचर किस रेट से घटेगा है पूछे तो कसम खा लेना कि होता डी क्यू गेन बाई डी टी है तो उसको खोल करके प्लस एम एस डी टी बाई डी स्मॉल टी, और डी क्यू लॉस बाई डी टी है तो उसको खोल करके माइनस एम एस डी टी बाई डी स्मॉल टी। मन में समझ जाना कि माइनस ही बता रहा है कि हीट निकलेगी तो टेम्परेचर घटेगा। तो ये चीज कंडक्शन में तो कम लेकिन रेडिएशन वाले टॉपिक में ज्यादा यूज होगी, तो यहाँ बता दिया। अब इससे डरना मत, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें बर्फ पिघल रही होती है और वाटर वेपराइज हो रहा होता है, उसको भी एक बार, है ना। तो चलो सबसे पहले तो, है ना, सबसे पहले तो 0 डिग्री की बर्फ को पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए कितनी हीट देनी होती है वो देखना है। मैंने अभी बताया था, है ना, मैंने अभी बताया था कि 0 डिग्री की आइस को मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है, Q इक्वल टू एम एल एफ, जब एल एफ आइस की स्पेसिफिक लेटेंट, है ना, एल एफ आइस की स्पेसिफिक लेटेंट हीट होती है जिसकी वैल्यू 80 कैलोरी पर ग्राम होती है ना। तो बस हम बोल सकते हैं कि आइस को अगर Q हीट दें तो कितना बर्फ पिघलेगा, Q इक्वल टू एम एल एफ के बराबर पिघलेगा, है ना। अब कई बार हमको पूछता है कि बर्फ को इस रेट से हीट दे रहे हैं, बर्फ किस रेट से पिघलेगा, तो होता रेट ऑफ चेंज के लिए यहाँ भी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो होता है क्यू का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू एल एफ तो कॉन्स्टेंट है बाहर और एम का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन डी एम बाई डी टी। तो तुम खुद बताओ कि इसमें डी क्यू बाई डी टी तो हीट देने की रेट और डी एम बाई डी टी बर्फ के पिघलने की रेट, सही बोला? यस सर। हेलो तो बोल सकते हैं कि डी क्यू बाई डी टी तो रेट ऑफ हीट सप्लाइड और डी एम बाई डी टी क्या होगा, बर्फ पिघलने की रेट, रेट ऑफ आइस मेल्टिंग ये होगा, है ना। चलो इसकी फाइल बंद हो गई। अब हम देखते हैं कि 100 डिग्री की वाटर को वेपोराइज करने के लिए कितनी हीट देनी होती है वो देखते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि 100 डिग्री की वाटर को 100 डिग्री की वाटर को वेपोराइज करने के लिए कितनी हीट देनी पड़ती है, Q इक्वल टू एम एल वी, जहाँ एल वी होता है उसको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं, और वाटर के लिए इसकी वैल्यू 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। बस इसमें भी, है ना, इसमें भी कई बार वही पूछता है कि वाटर को इस रेट से हीट दे रहे हैं, वाटर किस रेट से वेपोराइज होगा, तो बस वही चीज कि बता रेट निकालनी है तो उसके लिए टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इधर क्या आएगा,
क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू एल वी बार, और एम का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डी एम बाई डी टी। सभी समझते हैं कि डी क्यू बाई डी टी तो इसको हीट देने की रेट, और डी एम बाई डी टी क्या होगा, वाटर के वेपोराइज होने की रेट। सही बोला? यस सर। वही कि डी क्यू बाई टी तो हीट देने की रेट, और डी एम बाई टी वाटर के वेपोराइज होने की रेट, रेट ऑफ वाटर वेपोराइजिंग, ये हो गया है ना। कई बार उल्टा भी होता है, सुनना है ना, कई बार उल्टा भी होता है कि कई बार, क्या बोलो सॉरी, कई बार उल्टा भी होता है कि 100 डिग्री की स्टीम है और उससे हीट निकलती है। तुम खुद बताओ कि 100 डिग्री की स्टीम से हीट निकलेगी तो स्टीम कंडेंस होगी। तो बस कई बार पूछता है कि इस रेट से हीट निकल रही है, स्टीम किस रेट से कंडेंस होगी, तब भी यही मेथड होगा ना। हेलो, यस सर। तब भी वही मेथड होगा। बताओ, अगर m जितनी स्टीम कंडेंस हो रही है तो कितनी हीट रिलीज होगी, mLV। इस रेट से हीट निकल रही है तो स्टीम किस रेट से कंडेंस होगी, तो वही डिफरेंशिएशन करेंगे तो dq बाई डी टी इक्वल dm बाई डी टी इंटू एल वी, जहाँ dq बाई टी से हीट निकलने की रेट और dm बाई टी स्टीम के कंडेंस होने की रेट। तो उल्टा और वो सब तुम खुद ही कर सकते हो, बाकी इसमें जो काम की चीजें थी हमने बता दी। तो ध्यान रखना कि अब कैलोरीमेट्री नाम से डरोगे नहीं ना। हेलो, नो सर। नो सर। तो कैलोरीमेट्री के नाम से डरना मतलब अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी हीट देने के कारण टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, तब तो डी क्यू बाई डी टी को एम एस डी टी बाई डी स्मॉल टी बोलेंगे। मिल रही है तो प्लस एम एस डी टी बाई डी स्मॉल टी, और हीट निकल रही है तो माइनस एम एस डी टी बाई डी स्मॉल टी। ऐसे ही हीट देने पर बर्फ पिघल रहा है, बस क्यू इक्वल टू एम एल एफ और डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू डी एम बाई डी टी इंटू एल एफ। और हीट देने पर वाटर किस रेट से वेपोराइज होगा, तो उसके लिए Q इक्वल टू एम एल वी, तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल डी एम बाई डी टी इंटू एल वी। तो ये इजीली कर सकते हैं मेरे ख्याल से। अब कैलोरीमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो तुम घबराओगे नहीं, बस अब अपने हीट ट्रांसफर के जो टफ वाले क्वेश्चन है उसको भी कर सकते हैं ना। हेलो, यस सर। अब हीट ट्रांसफर में कैलोरीमेट्री के मिक्स क्वेश्चन है उसको भी कर सकते हो। तो मैं एक पेज छोड़ रहा हूँ ताकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्लियरली लिख लूं, क्योंकि हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन में लैंग्वेज समझना ही क्वेश्चन का 50% पार्ट होता है ना। तो इसकी बिल्कुल प्रॉपर लैंग्वेज लिखूंगा, है ना। तो लैंग्वेज के लिए पेज छोड़ दिया है, ठीक है ना। तो तुमको जो स्लाइड भेजूंगा उसमें तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख करके भेजूंगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है, इसलिए अभी मैं क्वेश्चन को जस्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, है ना। ध्यान से देखता, तो अभी मैं जस्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, ढंग से देखना, है ना। देखो, इस बार हमको दे रखा है कि इधर कोई स्टीम चैम्बर है, सॉरी यार, है ना। तो हमको दे रखा है कि इधर कोई स्टीम चैम्बर है जिसमें कंडेंस होती हुई स्टीम है, दिख रहा है तुमको, वही कि इधर स्टीम चैम्बर है जिसमें कंडेंस होती हुई स्टीम है, और इधर आइस चैम्बर है जिसमें पिघलता हुआ आइस है ना। और एक कैलोरीमेट्री में तुमने पढ़ा होगा, है ना, ये कैलोरीमेट्री में पढ़ा होगा कि जब तक पूरी पूरी स्टीम कंडेंस नहीं हो जाए तब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री कांस्टेंट रहता है। और ये भी पढ़ा होगा कि इसमें जब तक पूरी पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाए तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री कांस्टेंट रहेगा। मतलब पक्का है कि स्टीम चेम्बर का टेम्परेचर लंबे टाइम तक 100 डिग्री कांस्टेंट रहेगा, और आइस चेम्बर का टेम्परेचर लंबे टाइम तक 0 डिग्री कांस्टेंट रहेगा। नो सर। है ना। तो ये बोल सकते हैं कि जो स्टीम चेम्बर है उसका टेम्परेचर लंबे टाइम तक 100 डिग्री कांस्टेंट रहेगा, और ये आइस चेम्बर है उसका टेम्परेचर लंबे टाइम तक 0 डिग्री कांस्टेंट रहेगा, है ना। अब देखो अब, है ना, अब स्टीम चेम आवाज निकली कि जब स्टीम चेम्बर से आइस चेम्बर की ओर हीट ट्रांसफर कराना है, देखो हीट ट्रांसफर कराने के लिए, प्लीज माइक ऑफ रखो यार, है ना। स्टीम चेम्बर से आइस चेम्बर की ओर हीट ट्रांसफर कराना है ना, तो हीट ट्रांसफर कराने के लिए स्टीम चेम्बर और आइस चेम्बर के बीच हम मेटल की यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड जोड़ देते हैं, है। तो वही हीट ट्रांसफर कराने के लिए दोनों के बीच मेटल की यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड जोड़ देते हैं। तो हमको दे रखा है कि मेटल की जो रॉड जोड़ी है उसकी लेंथ 3.14 मीटर है, उसके बाद जो रॉड जोड़ी है वो पतली सिलेंड्रिकल है ना,
तो इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस 10 सेंटीमीटर है और ये जो मेटेलिक रॉड है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी 200 वॉट पर मीटर इंटू केल्विन ये है। तो तुम आराम से बताओ, है ना, तुम आराम से बताओ कि दोनों के बीच मेटेलिक रॉड जोड़ देंगे तो रॉड के थ्रू हीट फ्लो होगी, है ना। तुमको पता है कि दोनों के बीच मेटेलिक रॉड जोड़ देंगे तो रॉड के थ्रू हीट फ्लो होगी। हमको पता है कि नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होगी, मतलब स्टीम चेंबर से आइस चेंबर की ओर फ्लो होगी। और तुम बताओ कि हीट किसके थ्रू फ्लो, सॉरी, कि हीट किसके थ्रू फ्लो हो रही है, मेटेलिक रॉड के थ्रू फ्लो हो रही है, मतलब ये कंडक्शन हीट ट्रांसफर है। सही कहा ना। तो हीट इस मेटेलिक रॉड के थ्रू फ्लो हो रही है, मतलब कंडक्शन हीट ट्रांसफर है। तो इसमें हमको दुनिया भर की सारी चीजें पूछी है, सुन लेना है ना। तो पहला पार्ट तो पूछा है ना। तो ये पहला पार्ट तो पूछा है कि मेटेलिक रॉड के थ्रू बहने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो या थर्मल करंट कितनी होगी, वो पूछा है ना। मेन पार्ट तो ये पूछा है कि इस मेटेलिक रॉड के थ्रू बहने वाली थर्मल करंट या रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा, वो पूछा है। और फिर सेकेंड पार्ट में पूछा है किस रेट से हीट फ्लो होगी, तो स्टीम चेंबर में स्टीम किस रेट से कंडेंस होगी और आइस चेंबर में आइस किस रेट से मेल्ट होगी, वो पूछा है। घबराते तो नहीं हो ना। बस तीन चीजें पूछी है कि मेटेलिक रॉड के थ्रू थर्मल करंट कितनी होगी, फिर स्टीम चेंबर में स्टीम कंडेंस होने की रेट कितनी होगी और आइस चेंबर में बर्फ पिघलने की रेट कितनी होगी, वो देखना है। चलो हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं, है ना। हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता है कि स्टीम चेंबर और आइस चेंबर के बीच मेटेलिक रॉड लगा देंगे तो हीट फ्लो होगी, है ना। स्टीम चेंबर से आइस चेंबर की ओर फ्लो होगी और मेटेलिक रॉड के थ्रू फ्लो होगी। तो बताओ बीच में मेटल की जो रॉड लगाई है वो किसके टाइप से काम करेगी, एक थर्मल रेजिस्टर के टाइप से काम करेगी। सही बोला। हेलो। Yes, sir. ये तो हमको अच्छे बताए कि बीच में जो मेटेलिक रॉड लगाई है वो एक थर्मल रेजिस्टर के टाइप से काम करेगी। चलो सबसे पहला काम, सॉरी, है ना, सबसे पहला काम इस मेटेलिक रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस निकाले थे ना। मैंने तुमको चमका कर बताया था कि किसी भी है ना, बताया था कि किसी भी मेटेलिक रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, एल बाई के। सबकी वैल्यू सावधानी के साथ रखेंगे। पहले एल, ये तो बताओ एल तो इसमें क्या हो रहा है ना, पहले एल तो मेटेलिक रॉड की लेंथ ये 3.14 मीटर है अपन की इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी कितनी है 200 वॉट पर मीटर इंटू केल्विन। तुम समझते हो, ठीक, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, तो अंडरस्टूड है। केल तो 3.14 अपन के 200 इंटू ए, तो ए क्या होगा, रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो तुम आराम से, है ना, तुम आराम से बताओ कि रॉड की क्रॉस सेक्शन रेडियस 10 सेंटीमीटर है, मतलब 0.1 मीटर है। तो रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर कितना है 0.1 का स्क्वायर, है ना। ये बोल सकते हैं कि इसका थर्मल रेजिस्टेंस एल तो 3.14, ये 200 और ए इस रॉड का क्रॉस सेक्शन है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना। मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करोगे तो ये लिख देता हूँ। चलो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करोगे तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस तुम्हारे पास 200 1/2 सॉल्व कर लोगे ना? सही बोला। तो सॉल्व करोगे तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना आएगा 1/2, मतलब 0.5, है ना। हेलो। Yes, तो sir. थर्मल रेजिस्टेंस कितना आएगा 0.5 और इसकी यूनिट होगी डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट। तो तुम समझते हो ना, तो जगह कम है इसलिए इधर ही लिखा हूँ। इसका थर्मल रेजिस्टेंस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट, ये इसका थर्मल रेजिस्टेंस आ गया। अब बच्चों फिर थर्मल रेजिस्टेंस आ गया। बस अब हमको देखना है कि रॉड के थ्रू बहने वाला, है ना, हमको देखना है कि रॉड के थ्रू बहने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो या थर्मल करंट की, क्या हो रहा है यार ये, है ना। रेजिस्टेंस आ गया तो हमको पूछा है कि इस रॉड के थ्रू बहने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो या थर्मल करंट कितनी होगी, वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे याद है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना,
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग थर्मल करंट कितनी होती है? पोटेंशियल डिफरेंस अपन आर की जगह टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर बताया था ना। बस रॉड के थ्रू बहने वाली थर्मल करंट पोटेंशियल डिफरेंस अपन आर की जगह टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर, मतलब हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर अपन आर या बिल्कुल परफेक्ट लैंग्वेज में बोले तो इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर अपन आर। तुम बताओ हीट ऐसे फ्लो हो रही है तो इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा 100 माइनस फाइनल टेम्परेचर आइस चेंबर का टेम्परेचर 0 अपन आर थर्मल कितना है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट। कंफ्यूज तो नहीं हो ना? नो No, सर। sir. ये तो बस इससे बहने वाली थर्मल करंट टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर, तो हाई टेम्परेचर 100 माइनस लो टेम्परेचर 0, तो टेम्परेचर डिफरेंस तो कितना होगा ये 100 माइनस 0 लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में अपन थर्मल रेजिस्टेंस, तो थर्मल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 और इसकी यूनिट होगी डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट। इसको सॉल्व कर लोगे 200। हाँ बोलिए आवाज नहीं, तो इसको सॉल्व कर लोगे ना। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करेंगे तो थर्मल, ये आवाज नहीं प्लीज यार, तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थर्मल करंट कितनी आएगी 100 अपन 0.5 करेंगे तो 200। और बताओ डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड कैंसल, तो थर्मल करंट की यूनिट क्या आएगी वॉट, या इसको हम जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, है ना। तो थर्मल करंट की यूनिट 200 वॉट, मतलब इसको 200 जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो थर्मल करंट आ गई, ठीक है। तो थर्मल करंट आ गई और हमको अच्छे पता है ना, सॉरी हमको अच्छे पता है कि जैसे, है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल करंट को हम रेट ऑफ चार्ज नो तो डी स्मॉल क्यू बाई डी टी बोलते हैं, वैसे बताओ थर्मल करंट को हम रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब डी कैपिटल क्यू बाई डी टी बोल सकते हैं। सही कहा ना? यस सर। Yes, यस sir. सर। थर्मल करंट 200 आ गई और हमको पता है कि थर्मल करंट को खोल करके हम रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब डी कैपिटल क्यू बाई डी टी बोल सकते हैं। तो हम पक्का, है ना, सॉरी हम पक्का बोल सकते हैं कि 200 जूल पर सेकेंड इस रेट से स्टीम चेंबर से आइस चेंबर की ओर फ्लो होगी। सही कहा? हेलो, Yes, sir. यस सर। फिर हम बोल सकते हैं कि 200 जूल पर सेकेंड इस रेट से स्टीम चेंबर से आइस चेंबर की ओर फ्लो होगी, है ना। लेकिन अब एक चक्कर है यार कि बताओ जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो तो जूल में है, लेकिन आइस और वाटर की जो लेटेंट हीट दी होती है वो हमको कैलोरी में दी होती है ना। तो वही बोला हूँ गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए सबसे पहला काम करेंगे कि रेट ऑफ हीट फ्लो को जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे, और हमको पता है कि जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 का डिवाइड करना होगा, है ना। मैं लिख देता हूँ, नहीं प्लीज मैं लिख देता हूँ, और मैं लिख देता हूँ कि थर्मल करंट, ये इसको दूसरे शब्दों में रेट ऑफ हीट फ्लो भी बोल सकते हैं ना। हेलो, तो थर्मल करंट है इसको दूसरे शब्दों में रेट ऑफ हीट फ्लो भी बोल सकते हैं। ये 200 जूल पर सेकेंड है, कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 का डिवाइड करेंगे, तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 4.2 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1000/42। सही है ना? गलत बोल गया, सॉरी। तो 4.2 का डिवाइड करेंगे तो 1000/21। अब एक कैलोरी पर सेकेंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हेलो, नो सर। तो रेट ऑफ हीट फ्लो जूल पर सेकेंड में ही थी, कैलोरी के लिए 4.2 का डिवाइड करेंगे और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1000/21 कैलोरी पर सेकेंड ये आ गया। बस अब हम पक्का बोल सकते हैं, लाइन खींच दी, है ना, सॉरी है ना, तो बस हम पक्का बोल सकते हैं ना, बिल्कुल कंफर्म बोल सकते हैं कि 1000/21 कैलोरी पर सेकेंड इस रेट से ही स्टीम चेंबर से आइस चेंबर की ओर बहेगी। सही है ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो तुम बताना, है ना, तुम बताना कि 1000/21 कैलोरी पर सेकेंड इस रेट से स्टीम चेंबर से आइस चेंबर की ओर बहेगी, तो बताओ स्टीम चेंबर से तो इस रेट से हीट निकलेगी। सही कहा ना? आगे की ओर बह रही है, बताओ स्टीम चेंबर से इस रेट से हीट निकलेगी, और स्टीम से अगर हीट निकलेगी तो स्टीम कंडेंस होगी, और आइस चेंबर में उसी रेट से हीट एंटर करेगी, और आइस में हीट एंटर करेगी तो बर्फ पिघलने लगेगी। सही बोला मैंने? यस सर। यस सर।
है, तो ये ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट चीज कि 1000/21 कैलोरी पर सेकेंड इस रेट से स्टीम चैम्बर से आइस चैम्बर की ओर बह रही है, तो स्टीम चैम्बर में इस रेट से हीट निकलेगी, तो स्टीम से हीट निकलेगी तो स्टीम कंडेंस होने लगेगी, और आइस चैम्बर में इसी रेट से हीट एंटर करने लगेगी, तो उसके कारण आइस चैम्बर में बर्फ पिघलने लगेगी। तो बस अब हमको पूछा है कि, है ना, हमको पूछा है कि स्टीम चैम्बर में स्टीम किस रेट से कंडेंस होगी, और दूसरा आइस चैम्बर में बर्फ किस रेट से पिघलेगी वो देखना है। तो अब तो इजीली कर सकते हैं, है ना। कैलोरीमेट्री के कंसेप्ट पढ़ लिए, इसलिए इसको इजीली कर सकते हैं बस, है ना। फटाफट बताओ कि 1000/21 कैलोरी पर सेकेंड इस रेट से हीट आगे की ओर बह रही है, तो बताओ स्टीम चैम्बर से इसी रेट से हीट निकलेगी, है ना। स्टीम चैम्बर से इसी रेट से हीट निकलेगी, तो उसके कारण स्टीम किस रेट से कंडेंस होगी वो देखना है। तो बस इसको करने का वही तरीका जो हमने शुरू में पढ़ा था, है ना। करने का वही तरीका जो शुरू में पढ़ा था। चलो मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि कुछ टाइम में से क्यू जितनी हीट निकल गई, है ना, मान लेते हैं कि कुछ टाइम में इस चैम्बर से क्यू जितनी हीट निकल गई, तो बताओ कि क्यू जितनी हीट निकलेगी, तो बताओ कितना स्टीम कंडेंस होगा। बताओ Q = ml/v के बराबर, सही बोला। Yes, sir. तो ऐसे करते हैं कि कुछ टाइम में Q जितनी हीट निकल गई, तो कितना स्टीम कंडेंस होगा, Q = ml/v के बराबर। तो बस हमको देखना है कि इस रेट से हीट निकल रही है, तो स्टीम किस रेट से कंडेंस होगा वो देखना है। तो बताओ रेट ऑफ चेंज के लिए दोनों T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। बताओ इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dq/dt, ठीक, और इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dm/dt × LV। तो स्मार्ट टी बताओ ना, कॉन्फिडेंट ही बताओ कि dq/dt तो क्या होगा, इस चैम्बर से हीट निकलने की रेट, और dm मत बोलो प्लीज, dq/dt तो इस चैम्बर से हीट निकलने की रेट, और dm/dt स्टीम कंडेंस होने की रेट। तो बस अब वैल्यू रख सकते हैं ना, वैल्यू रख सकते हैं। बताओ dq/dt तो इस चैम्बर से हीट निकलने की रेट, तुम बताओ, है, तो बताओ कि 1000/21 कैलोरी पर सेकेंड इस रेट से स्टीम चैम्बर से आइस चैम्बर की ओर बह रही है, तो स्टीम चैम्बर से उसी रेट से हीट निकलेगी, तो स्टीम चैम्बर से किस रेट से हीट निकल रही है बताओ, है ना। स्टीम चैम्बर से किस रेट से हीट निकल रही है, 1000/21 कैलोरी पर सेकेंड इस रेट से हीट निकल रही है, इक्वल टू dm/dt स्टीम कंडेंस होने की रेट वो हमको निकालनी है, और LV तो मैंने बताया था कि वाटर के लिए LV कितना होता है, 540 कैलोरी पर सेकेंड ये होता है। आगे सॉल्व कर लोगे ना। हेलो हेलो, Yes, sir. फिर आगे सॉल्व कर सकते हो। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सॉल्व करेंगे तो कैलोरी से कैलोरी कैंसल, तो आंसर किस में आएगा, मैंने क्या लिख दिया है, सॉरी तो गलत लिख दिया है ना। LV 540 होता है, लेकिन यूनिट कैलोरी पर ग्राम होती है ना, कोई बोला हूँ कि सॉल्व करेंगे तो कैलोरी से कैलोरी कैंसल, ग्राम को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आंसर किस में आएगा, ग्राम पर सेकेंड में आएगा, है ना। तो आगे इसको सॉल्व कर लेना। बताओ इस नमूने को उधर ट्रांसफर करोगे तो dm/dt कितना आएगा, 1000/21 × 540, सही लिखा है। हेलो, Yes, sir. 1000 होगा. कितना आएगा, हाँ वही, तो कितना आएगा 1000/21 × 540 इतना आएगा। या क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। तो सॉल्व कराऊंगा तो, है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो dm/dt में तो स्टीम कंडेंस होने की रेट कितनी आ गई, 100/21 × 54 ये आ गई, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे पास 0.088 ये आएगा, इतनी तो कर लोगे ना कैलकुलेशन। और यूनिट किस में आएगी, ग्राम पर सेकेंड में ये आएगी। तो बस हमको पूछा है पर मिनट कितनी स्टीम कंडेंस होगी वो देखता है। मुझे बनी बताओ कि पर सेकेंड कितनी स्टीम कंडेंस हो रही है, 0.088, तो पर मिनट कितनी स्टीम कंडेंस होगी, Multiply by इंटू 60। क्या कर सकते हैं, पर सेकेंड इतनी स्टीम कंडेंस हो रही तो पर मिनट कितनी होगी इंटू 60। मैं लिख देता हूँ कि स्टीम कंडेंस होने की रेट पर मिनट में पूछी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 0.088 इंटू 60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास आई थिंक 5.3 आएगा, है ना, कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक 5.3 ग्राम पर मिनट, तो पर मिनट इस रेट से स्टीम कंडेंस होगी। तो ये
है तो स्टीम किस रेट से कंडेंस होगी वो आ जाएगा। कैलकुलेशन तो कर लोगे ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अब फटाफट इसका अगला पार्ट भी करते हैं, है ना? फटाफट इसका थर्ड पार्ट भी करते हैं। तो बस तुम बताओ कि 1000/21 कैलोरी पर सेकेंड इस रेट से हीट है ना, इस रेट से स्टीम चेंबर से आइस चेंबर की ओर बह रही है तो आइस चेंबर में इसी रेट से हीट एंटर करेगी, सही है ना? कि आइस चेंबर में इसी रेट से हीट एंटर करेगी, तो आइस चेंबर में हीट एंटर करेगी तो बर्फ पिघलने लगेगी। तो आइस चेंबर में आइस किस रेट से पिघलेगी वो देखना है। बस इसको भी करने का वही तरीका है ना, इसको भी करने का वही तरीका मान लेते हैं कि है ना, मान लेते हैं कि इसमें लगातार हीट एंटर करिए और कुछ टाइम में मान लेते हैं क्यू जितनी हीट एंटर कर गई तो क्यू जितनी हीट एंटर करेगी तो बर्फ कितना पिघलेगा वो देखना है। तो हमने पढ़ा था कि होता क्यू जितनी हीट एंटर करे तो बर्फ कितना पिघलेगा, क्यू इक्वल टू ml/f के अकॉर्डिंग पिघलेगा। तो बस अब हमको देखना है कि इस रेट से हीट एंटर कर रही है, आइस किस रेट से पिघलेगा वो देखना है। तो रेट के लिए टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dq/dt, इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dm/dt इंटू LF। हमको अच्छे पता है कि dq/dt तो आइस चेंबर को हीट मिलने की रेट और dm/dt क्या होगा, बर्फ के पिघलने की रेट। वैल्यू रख सकते हैं ना? बस तुम आराम से बताओ कि 1000/21 कैलोरी पर सेकेंड इस रेट से हीट आगे की ओर बह रही है तो आइस चेंबर में उसी रेट से हीट एंटर करेगी। तो आइस चेंबर में हीट एंटर करने की रेट कितनी होगी, वही 1000/21 कैलोरी पर सेकेंड, है ना, इक्वल टू dm/dt में तो बर्फ पिघलने की रेट निकालनी है इंटू LF। तो हमको पता है है ना, हमको पता है कि आइस के लिए LF कितना होता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। आगे सॉल्व कर लोगे ना वैसे ही। तो बताओ कि सॉल्व करेंगे तो कैलोरी से कैलोरी कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर किस में आएगा बताओ, ग्राम पर सेकेंड में आएगा। इन नमूनों को उधर ट्रांसफर कर लोगे ना, तो इन नमूनों को उधर ट्रांसफर करोगे तो dm/dt मतलब बर्फ पिघलने की रेट आएगी, है ना, सॉल्व कर लेना। तो dm/dt मतलब बर्फ पिघलने की रेट आएगी। तो सॉल्व करेंगे तो आई थिंक उसको सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 25/42 है ना, इसको सॉल्व करोगे तो 25/42 ग्राम पर सेकेंड इस रेट से बर्फ पिघलेगी। तो हमको पूछा है कि पर मिनट किस रेट से बर्फ पिघलेगी, तो पर सेकेंड इतनी बर्फ पिघल रही है तो पर मिनट कितनी बर्फ पिघलेगी इंटू 60 ना। तो हम बोल सकते हैं कि पर सेकेंड कितनी बर्फ पिघल रही है 25/42, तो पर मिनट कितनी बर्फ पिघलेगी इंटू 60। इसको सॉल्व कर लेना। तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास कितना आएगा, 35.7 ही आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 35.7 ग्राम पर मिनट इस रेट से बर्फ पिघलेगी। तो तीनों पार्ट हमने कर लिए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? No, sir. हाँ बच्चों, ये तो अभी इतना डिटेल में किया ना, जस्ट मैं 1 मिनट में शॉर्ट में समराइज कर रहा हूँ, ठीक, ताकि आगे बिल्कुल फटाफट कर पाओ, ठीक है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जस्ट 1 मिनट में शॉर्ट में समराइज कराओ, फटाफट सुन लेना है ना। तो इधर हमको दे रखा है स्टीम चेंबर है जिसका टेम्परेचर लंबे टाइम तक 100 डिग्री कांस्टेंट रहेगा। इधर आइस चेंबर है जिसका टेम्परेचर लंबे टाइम तक 0 डिग्री कांस्टेंट रहेगा और हीट ट्रांसफर कराने के लिए बीच में हमने मेटेलिक रॉड जोड़ दी है जिसकी लेंथ, कंडक्टिविटी सब हमको दे रखी है ना। तो बस रॉड जोड़ने के हीट फ्लो होगी, बस इस रॉड के थ्रू रेट ऑफ हीट फ्लो या थर्मल करंट कितनी होगी वो पूछा है। उसके बाद पूछा है कि स्टीम चेंबर में स्टीम किस रेट से कंडेंस होगी और आइस चेंबर में बर्फ किस रेट से पिघलेगी वो देखना है। तो बस ऐसे क्वेश्चन है तो घबराना मत। है ना, ध्यान रखना, ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन है तो घबराना मत। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, थर्मल करंट निकालेंगे। तो थर्मल करंट के लिए पहले थर्मल रेजिस्टेंस देखना है। तो हमको अच्छे पता है
कि बता हीट इज मेटेलिक रॉड के थ्रू फ्लो हो रही है, तो बता जो मेटेलिक रॉड है वो एक थर्मल रेजिस्टर के टाइप से काम करेगी, जिसका थर्मल रेजिस्टेंस L/K सबकी वैल्यू प्रॉपर यूनिट के साथ रखी, तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस 0.5 आ गया, यूनिट तो डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉट ये आ गया, बस थर्मल रेजिस्टेंस आ गया। तो इस रॉड के थ्रू बहने वाली थर्मल करंट भी निकाल सकते हैं। तो हमको पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग थर्मल करंट कितनी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अपन आर की जगह टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर, मतलब हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर अपन आर, कैसे बह रही है ना, तो हाई टेम्परेचर है 100 डिग्री माइनस लो टेम्परेचर 0 डिग्री, ओपन थर्मल रेजिस्टेंस 0.5, तो सॉल्व करेंगे तो, है ना, सॉल्व करेंगे थर्मल करंट 200, तो बता डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल हो गया, तो थर्मल करंट की यूनिट क्या होगी, वॉट, या इसको डिटेल में हम जूल पर सेकेंड बोल सकते हैं। तो थर्मल करंट, है ना, तो थर्मल करंट हमारे पास 200 जूल पर सेकेंड आ गई, मतलब 200 जूल पर सेकेंड इस रेट से हीट स्टीम चेंबर से आइस चेंबर की ओर बहेगी, है ना, उनको पता है क्या हो रहा है। हमको पता है कि थर्मल करंट को खोल करके रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब dQ/dt लिख सकते हैं, बस हम बोल सकते हैं कि थर्मल करंट या रेट ऑफ हीट फ्लो 200 जूल पर सेकेंड आ गई, लेकिन बाकी चीजें कैलोरी में दे रखी है, इसलिए इसको कैलोरी में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। बताओ जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 का डिवाइड करेंगे तो बताओ अब ये थर्मल करंट या रेट ऑफ हीट फ्लो कैलोरी में कितनी आ गई, 1000/21 कैलोरी पर सेकेंड ये आ गई, है ना, तो थर्मल करंट कैलोरी में 1000/21 कैलोरी पर सेकेंड ये आ गई। बस हम पक्का बोल सकते हैं ना, हम पक्का बोल सकते हैं कि 1000, सॉरी, कंफर्म बोल सकते हैं कि 1000/21 कैलोरी पर सेकेंड इस रेट से स्टीम चेंबर से आइस चेंबर की ओर बहेगी, है ना, वही कि 1000/21 कैलोरी पर सेकेंड इस रेट से स्टीम चेंबर से आइस चेंबर की ओर बहेगी, तो स्टीम चेंबर से इसी रेट से हीट निकलेगी, और स्टीम से हीट निकलेगी तो स्टीम कंडेंस होगी और आइस चेंबर में उसी रेट से हीट एंटर करेगी, तो आइस में हीट एंटर करेगी तो बर्फ पिघलने लगेगी तो बस सबसे पहले हमको देखना है कि स्टीम चेंबर से 1000/21 कैलोरी पर सेकेंड इस रेट से हीट निकल रही है तो स्टीम किस रेट से कंडेंस होगी वो देखना है। तो रुकना मत, इसको करने का फटाफट तरीका होता है कि मान लेते हैं कि अगर Q जितनी हीट निकली तो कितनी स्टीम कंडेंस होगी, Q=mlv के बराबर, तो बस अब इस रेट से हीट निकल रही है, स्टीम किस रेट से कंडेंस होगी, तो उसके लिए T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dQ/dt dm/dt into LV तो बताओ इसमें dQ/dt तो क्या होगा, हीट निकलने की रेट, तो 1021 कैलोरी पर सेकेंड इस रेट से हीट बह रही है, तो स्टीम चेंबर से उसी रेट से हीट निकलेगी ना तो स्टीम चेंबर से हीट निकलने की रेट तो 1000/21 कैलोरी पर सेकेंड इक्वल dm/dt, स्टीम कंडेंस होने की रेट निकालनी है, इंटू LV 540 कैलोरी पर ग्राम इसको सॉल्व करोगे तो dm/dt मतलब स्टीम कंडेंस होने की रेट आ जाएगी, वो 0.088 ग्राम पर सेकेंड। तो हमको मिलता है पर मिनट कितनी स्टीम कंडेंस होगी, तो पर मिनट के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5.3 ग्राम पर मिनट इस रेट से स्टीम कंडेंस होगी। फिर आइस किस रेट से मेल्ट होगी वो देखना है, वो भी हमको पता है कि 1000/21 कैलोरी पर सेकेंड इस रेट से हीट आगे की ओर बह रही है, तो आइस चेंबर में उसी रेट से हीट एंटर करेगी, तो आइस किस रेट से पिघलेगी वो देखना है, तो उसको भी फटाफट कर सकते हैं, वही तरीका कि मान लेते हैं कि Q एक एंटर करिए तो कितनी बर्फ पिघलेगी, Q=mlf के बराबर, तो इस बार इस रेट से हीट एंटर करिए, बर्फ किस रेट से पिघलेगी, तो रेट के लिए T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो dQ/dt dm/dt into LF, dQ/T हीट मिलने की रेट बस 1000/21 कैलोरी पर सेकेंड की रेट से हीट बह रही है, तो स्टीम आवाज नहीं, इस रेट से हीट बह रही है तो आइस को उसी रेट से हीट मिलेगी, तो आइस चेंबर को हीट मिलने की रेट 1000/21 कैलोरी पर सेकेंड, dm/t बर्फ पिघलने की रेट निकालनी है, इंटू LF 80 कैलोरी पर ग्राम तो इसको सॉल्व करोगे तो बर्फ पिघलने की रेट ग्राम पर सेकेंड में आएगी, पर सेकेंड इतनी बर्फ पिघल रही है तो पर मिनट कितनी पिघलेगी इंटू 60 तो सॉल्व करने पर दोनों पार्ट के आंसर आ गए, कर लोगे ना इजीली। Yes, sir.
तो इस टाइप के क्वेश्चन हो तो इजीली कर सकते हैं। अब देखो इसमें एक लास्ट चीज बोल रहा हूँ, सुनना है ना। इसमें एक लास्ट, हाँ प्लीज माइक ऑफ रखना है ना। तो ये हमने डिटेल में किया ना, लेकिन इसमें एक लास्ट चीज बोल रहा हूँ यार, ध्यान रखना कि अभी तो हमने पहली बार किया था, प्लीज मत बोलो, है ना। कि अभी तो हमने पहली बार क्वेश्चन किया था इसके, गधों टाइप से इतना डिटेल में किया था, है ना। ध्यान रखना तुम कि अभी तक तो हमने, अभी तो पहली बार क्वेश्चन किए इसे गधों टाइप से इतना डिटेल में किया है, लेकिन ध्यान रखना कि अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो बिल्कुल एक लाइन में कर सकते हैं, सुनना है ना कि अब अगर, है ना, अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन हो तो बिल्कुल एक लाइन में कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे, है ना, उसके लिए सबसे पहले थर्मल करंट निकालेंगे। तो बताओ, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ एन आर्ट से थर्मल करंट निकालेंगे। तो थर्मल करंट इतनी आ गई, है ना भाई, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ एन आर्ट से थर्मल करंट निकालेंगे। तो थर्मल करंट इतनी आ गई हमारे पास, है ना। और हमको अच्छे पता है कि थर्मल करंट को खोल करके क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब dq बाई dt है। तो ये कि थर्मल करंट निकालेंगे, थर्मल करंट को खोल करके रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब dq बाई dt बोल सकते हैं। तो बस अब आगे डायरेक्ट ध्यान रखना है ना, डायरेक्ट ध्यान रखना कि इस फ्लो के कारण स्टीम किस रेट से कंडेंस होगी वो पूछे। तो स्टीम चैम्बर में dq बाई dt को खोल करके dm बाई dt इंटू LV लिख देना, तो स्टीम कंडेंस होने की रेट आ जाएगी। और इस रेट से बर्फ किस रेट से पिघलेगी, तो आइस चैम्बर में इसी dq बाई dt को खोल करके dm बाई dt इंटू LF लिख देना, तो आइस मेल्ट होने की रेट आ जाएगी। कोई शक तो नहीं है? नो सर। तो ध्यान रखना कि अभी ज्यादा पहली बार क्वेश्चन किया था इसलिए इतना डिटेल में किया था, लेकिन अब मूर्खों टाइप से कचरा फैलाने की जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन को दो लाइन में कर सकते हैं कि सबसे पहले थर्मल करंट टेम्परेचर डिफरेंस ओपन आर पे थर्मल करंट निकाल लेंगे, और बस थर्मल करंट को रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब dq बाई dt लिख देंगे। स्टीम किस रेट से कंडेंस होगी वो पूछे, तो स्टीम चैम्बर के लिए dq बाई टी को dm बाई टी इंटू LV, और आइस किस रेट से मेल्ट होता है उसके लिए आइस चैम्बर के लिए dq बाई dt को dm बाई dt इंटू LF लिख देंगे। तो दोनों पार्ट फटाफट आ जाएंगे, है ना। चलो इसमें एक और चीज देख सकते हो, और सुनना, है ना। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज देख सकते हो तुम, थोड़ा फीलिंग से बताओ कि इस बार स्टीम ज्यादा रेट से कंडेंस होगी या बर्फ ज्यादा रेट से पिघलेगी? बर्फ ज्यादा रेट से मेल्टिंग पिघले। ज्यादा होगा। है ना। तो देखो, बर्फ हाँ ध्यान रखना, आवाज नहीं प्लीज। एक तो तुम इन डेटास को देख कर बता सकते हो, है ना, सुना कि एक तो इन डेटास को देख कर बता सकते हो, बताओ स्टीम कंडेंस होने की रेट कम है और बर्फ पिघलने की रेट ज्यादा है, तो स्टीम कम रेट से कंडेंस होगी और बर्फ ज्यादा रेट से पिघलेगी, ऐसा बोल सकते हो। या तुम चाहो तो इसको दूसरे दृष्टिकोण से भी देख सकते हो, है ना। तुम बताओ एक मिनट कि तुम चाहो तो इसको दूसरे दृष्टिकोण से भी लिख देता हूँ, है, तुम इसको दूसरे दृष्टिकोण से भी देख सकते हो कि तुम बताओ कि स्टीम चेम्बर और आइस चेम्बर हो, दोनों केस में dq बाई dt तो सेम ही होगा, सही बोला? यस सर। तुमको पता है कि स्टीम चेम्बर और आइस चेम्बर हो, दोनों में dq बाई dt तो सेम ही होगा। इसमें dq बाई t को dm बाई t इंटू LV बोला है, तो बता dm बाई dt कितना आ जाएगा, dq बाई dt ओपन LV, और आइस मेल्ट होने की रेट कितनी होगी, dq बाई dt इंटू LF होगी। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं, है ना, इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं, बताओ LV के कंपैरिजन में ये बोल सकते हैं कि LV के कंपैरिजन में जो LF है ऑलमोस्ट 1/7 टाइम्स है। इसको 560 लिख सकते हैं, इसको 80, तो ऑलमोस्ट 1/7 टाइम्स है। ये बोल सकते हैं कि LV के कंपैरिजन में LF 1/7 टाइम्स है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली स्टीम कंडेंस होने की रेट के कंपैरिजन में बर्फ पिघलने की रेट ऑलमोस्ट 7 टाइम्स होगी। शक तो नहीं किसी को? नो सर। बताओ ना, जब सॉल्व करते हैं तो LV और LF नीचे आते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शन, तो बोल सकते हैं कि चूंकि LV के कंपैरिजन में LF ऑलमोस्ट 1/7 टाइम्स है, इसलिए स्टीम कंडेंस होने के कंपैरिजन में बर्फ पिघलने की रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनली 7 टाइम्स होगी, अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स होगी। आगे बढ़ जाऊं मैं? हेलो, Yes, sir. सर एक डाउट है इस इसको टाइप के क्वेश्चन है तो तुम इजीली कर सकते हो। एक और छोटी चीज देखना कि अभी तो चक्कर था यार, तो जो कंडक्टिविटी जूल में दे रखी थी और इनकी लेटेंट हीट कैलोरी में दे रखी थी, इससे जूल से कैलोरी में कन्वर्जन करना पड़ रहा था। लेकिन बताओ कंडक्टिविटी भी अगर कैलोरी में दे रखी हो तो क्या कन्वर्जन की जरूरत है क्या?
No, sir. नहीं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कंडक्टिविटी भी कैलोरी में दी होती है और एलवी एलएफ भी कैलोरी में, तो फिर कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं, तब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन तो कर लिया। अब तुमको इसी पैटर्न पर, है ना, इसी पैटर्न पर एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, है ना, ताकि तुम्हारी थोड़ी सी कैलकुलेशन की स्किल जनरेट और डर बिल्कुल खत्म हो जाए। तो ये मैं क्लास के बाद प्रॉपर लैंग्वेज लिख करके भेजूंगा, तो इसको तुम खुद कर लोगे ना यार? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन लूंगा तो तुम कर लेना। अभी मैं आगे बढ़ जाऊं? हेलो सर, एक डाउट थी Yes, sir. हाँ, क्या? सर, इसमें जो थर्मल करंट जो है उसी रेट से थोड़ी फ्लो होगा। प्रैक्टिकली देखा जाए तो वहाँ पे तो कुछ यहाँ पे चैम्बर कुछ खा जाएगा नहीं, और कुछ ये जो आप स्टील का रॉड लिए हैं पाइप। हाँ, एक मिनट यार, तुमने बिल्कुल सही शब्द बोला यार, ध्यान रखना, इन्होंने बिल्कुल सही चीज बोली कि प्रैक्टिकली देखे ना, सही बोला कि प्रैक्टिकली क्या होता है कि स्टीम चैम्बर से अगर 100 हीट निकली है तो रॉड मान लेते हैं कि 4 जितनी खा गई, तो आइस चैम्बर को कम हीट मिलेगी। शुरू में तो ये होता है, लेकिन ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना कि शुरू में तो रॉड हीट खाती है, लेकिन लंबे टाइम के बाद स्टेडी स्टेट पर रॉड का पेट भर जाता है, तो स्टेडी स्टेट पर रॉड हीट खाना बंद कर देती है। तो स्टेडी स्टेट में तो स्टीम चैम्बर से जितनी हीट निकलेगी आइस चैम्बर में उतनी हीट एंटर कर जाएगी। तो अच्छे ध्यान रखना, तुम यार राइट टाइम का वेट करते ही नहीं हो, ये तो अच्छे ध्यान रखना कि ये जो चीज तुम पूछ रहे हो उसको मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन राइट थिंग एट राइट टाइम आगे बताते हैं। फिर बाकी फिर भी पूछा है तो ध्यान रखना कि हम अपने 12th लेवल पर जितने भी क्वेश्चन करते हैं उसमें स्टेडी स्टेट या सैचुरेशन स्टेट की बात करते हैं, और स्टेडी स्टेट पर रॉड हीट खाना बंद कर देती है, उसका पेट भर जाता है। तो स्टेडी स्टेट में तो स्टीम चैम्बर से जितनी हीट निकलेगी आइस चैम्बर में उतनी हीट एंटर कर जाएगी। कर लोगे ना? Yes, sir. तो इसका डिटेल में आगे बताऊंगा, ठीक है, लेकिन राइट थिंग एट राइट टाइम इंतजार करना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. मुझे लगता है कि कंडक्शन हीट ट्रांसफर के सारे क्वेश्चन में स्टेडी स्टेट शब्द यूज होता है, मतलब रोड का पेट भर गया है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ तो इसका होमवर्क क्वेश्चन ये लिखूंगा और मैं सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, लेकिन तुम चीटिंग मत करना, सॉल्यूशन मत देखना, खुद ट्राई करना, उसके बाद चाहो तो देख सकते हो, है ना? चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अब कैलोरीमेट्री पे बेस एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ इसकी भी क्वेश्चन लैंग्वेज, है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखने के लिए मैंने एक पेज छोड़ दिया है, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। ये स्लाइड में भेजूंगा, वो क्वेश्चन लिख करके भेजूंगा, अभी क्वेश्चन एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। तो अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है, एचसी वर्मा की बुक में भी दे रखा है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के अपने पूछे जाते हैं ना। तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई बॉयलर है, बॉयलर है मतलब पानी को उबालने का कोई कंटेनर है। आवाज आ रही है? Yes, sir. फिर से बोला हूँ, इस बार हमको दे रखा है कोई बॉयलर है मतलब पानी को उबालने का कोई कंटेनर है ना। और तुमने देखा होगा कि आजकल जो कंटेनर आते हैं उसके बॉटम में दो दो लेयर्स होती है ना। तुमको दे रखा है कि इसके बॉटम में, है ना, तुमको दे रखा है कि इसके बॉटम में नीचे तो कॉपर की लेयर है ना, क्वेश्चन में दे रखा है, देखा होगा ना, आजकल के कंटेनर में ऐसा ही होता है। तो ध्यान रखना कि इसके बॉटम में दो दो लेयर है तो हमको दे रखा है कि बॉटम में जो निचली लेयर है वो कॉपर की बनी है, इसकी थिकनेस 8 मिलीमीटर है और कॉपर की कंडक्टिविटी 10 कैलोरी पर मीटर सेकेंड इंटू डिग्री सेंटीग्रेड ये दे रखी है। और जो ऊपर वाली लेयर है वो टिन की लेयर है, टिन की थिकनेस 2 मिलीमीटर और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 5 कैलोरी पर मीटर सेकेंड टू डिग्री सेंटीग्रेड है। और तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया तो कॉमन ही होगा ना। हेलो? Yes, sir. तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया तो कॉमन ही होगा। तो दोनों का कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया हमको 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे रखा है। तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? ये कंटेनर इसमें बॉटम दो दो लेयर की बनी है, एक तो कॉपर की लेयर है, एक टिन की लेयर है। इन दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम है, कॉमन ही होगा, वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। और देखो अब इसमें हम पानी उबालना चाह रहे हैं, है ना, इसमें पानी उबालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं
कि इस कंटेनर को स्टोव के ऊपर रख देते हैं, मतलब आग के ऊपर रख देते हैं, है तो वही किसको गर्म करने के लिए इस कंटेनर को स्टोव के ऊपर रख देते हैं, मतलब आग या फायर के ऊपर रख देते हैं ना। तो हमको पता है कि कंटेनर के जस्ट नीचे आग होगी, है ना कंटेनर के जस्ट नीचे आग होगी और आग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो 748 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है और इस कंटेनर में पानी बॉईल हो रहा है, तो ऊपर बॉइलिंग वाटर होगा जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री होगा। शक तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। है तो बोल सकते हैं इसका जो बॉटम है उसके नीचे आग होगी जिसका टेम्परेचर 748 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है और इस बॉटम के ऊपर उबलता हुआ पानी होगा जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। बस सबसे पहले हमको देखना है कि बताओ इन दोनों स्टेप्स है ना मतलब हमको पूछा है कि आग से वाटर की ओर रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा, मतलब इन दोनों लेयर से बहने वाली थर्मल करंट कितनी होगी वो देखना है ना उसके बाद हमको पूछा है कि इस रेट से वाटर को हीट मिले तो वाटर वेपोराइज होगा ना। बस वाटर किस रेट से वेपोराइज होगा सुना ना। तो अगले पार्ट में पूछा है कि वाटर किस रेट से वेपोराइज होगा, मतलब किस रेट से स्टीम बनेगी वो देखना है। और थर्ड पार्ट में पूछा है कि कॉपर और टीन की जो जंक्शन सरफेस है उस जंक्शन सरफेस का टेम्परेचर कितना होगा वो देखना है। चलो हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं। सॉरी बच्चे ना, तो हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। तो पानी को बॉईल करने का कोई कंटेनर है ना, इसकी बॉटम दो लेयर की बनी है, नीचे कॉपर की लेयर है, ऊपर टीन की लेयर है ना। तो इसकी जो बॉटम है वो दो लेयर्स का बना हुआ है। अब देखो इसमें पानी को उबालना है ना, तो पानी को उबालने के लिए है ना, पानी को वेपराइज करने के लिए इसको स्टोव के ऊपर रख दिया, मतलब आग पर रख दिया है। तो हमको पता है कि बॉटम के जस्ट नीचे आग होगी, है ना सॉरी यार, तो हमको अच्छे पता है कि बॉटम के जस्ट नीचे आग होगी जिसका टेम्परेचर 748 डिग्री सेंटीग्रेड है और बॉटम वाली सरफेस के जस्ट ऊपर उबलता पानी होगा, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो तुम बताओ कि नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, तो तुम बताओ कि नीचे आग का टेम्परेचर ज्यादा है और ऊपर टेम्परेचर कम है, तो बताओ इस बार भी हीट फ्लो होगी, सही है ना। नीचे टेम्परेचर ज्यादा और ऊपर टेम्परेचर कम है तो इस बार भी हीट फ्लो होगी। हमको पता है कि नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होगी, मतलब नीचे से ऊपर की ओर फ्लो होगी। और तुम बताओ कि हीट है ना, ये हीट किसके थ्रू फ्लो होगी? कॉपर और टीन की लेयर के थ्रू फ्लो होगी। तो तब कॉपर और टीन की जो लेयर्स है वो किसके टाइप से काम करेंगी? थर्मल रेजिस्टेंस के टाइप से। सही बोला? यस सर। तो ध्यान रखना कि नीचे से ऊपर की ओर हीट फ्लो होगी और हीट इन दोनों लेयर से फ्लो होगी, तो ये दोनों लेयर थर्मल रेजिस्टर के टाइप से काम करेंगी। और कॉन्फिडेंटली बताओ कि हीट ऐसे फ्लो हो रही है तो दोनों लेयर बिल्कुल 1 बाय 1 होंगे, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। चलो सबसे पहले हम हर एक लेयर का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। सही कहा ना? यस सर। चलो सबसे पहले हम हर एक लेयर का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। बताओ नीचे कॉपर की लेयर है ना, लिख देता हूँ। तो बताओ नीचे कॉपर की लेयर है, तो बताओ कॉपर की लेयर का थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा? L/K। लिख देता हूँ कि कॉपर की लेयर का भी थर्मल रेजिस्टेंस बेसिकली L/K है, वैल्यू रखते हैं। तो बताओ L तो इसकी थिकनेस है ना, तो बताओ L तो इसकी थिकनेस कितनी है? 8 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ क्या हो रहा है यार, है ना। तो L तो इसकी थिकनेस 8 मिलीमीटर ओपन। K इसकी कंडक्टिविटी, फिर इसकी कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है? 10, लेकिन याद रखेंगे कि कैलोरी में। और A इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻², और उसका स्क्वायर करेंगे। डायरेक्ट बता रहा हूँ ना कि तुम इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो कॉपर की लेयर है इसका थर्मल रेजिस्टेंस 0.2 आएगा। इतना तो कर लोगे ना? हेलो यस सर। तो इसको सॉल्व कर लेना। तो इसका रेजिस्टेंस L/K, सबकी वैल्यू सावधानी से रखी तो कॉपर की जो लेयर है उसका थर्मल रेजिस्टेंस 0.2 आ गया, है ना। वैसे तो इम्प्रेस करना हो तो इसकी यूनिट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। बताओ यूनिट क्या होगी?
डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलोरी पर सेकेंड ये होगी, कैलोरी में है तो इसकी यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलोरी पर सेकेंड इसमें होगी। चलो ये हो गया। उसके बाद बताओ अगली टीन की लेयर है ना, बताओ अगली टीन की लेयर है तो बताओ जो टीन की लेयर है उसका भी थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, L/K वैल्यू रख देना। L इसकी थिकनेस तो 2 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ K इसकी कंडक्टिविटी तो 5 है लेकिन कैलोरी में, और ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो दोनों का कॉमन है 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि टीन की जो लेयर है उसका थर्मल रेजिस्टेंस तुम्हारे पास 0.1 आएगा, और इंप्रेस करना यूनिट लिखनी हो तो डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलोरी पर सेकेंड ये आ जाएगा। तो दोनों का थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लिया। और तुम फटाफट बताओ कि बताओ हीट ऐसे बह रही है ना, हीट ऐसे बह रही है, इससे दोनों रेजिस्टर बिल्कुल 1/1 होंगे, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तुम खुद बताओ कि इसी केस में अगर हीट ऐसे बहती, सोच के बताओ, Parallel. इसी केस में हीट ऐसे बहती तब तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते, लेकिन इस बार हीट ऊपर की ओर बह रही तो दोनों 1/1 है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में। तुम बताओ कि दोनों लेयर सीरीज कॉम्बिनेशन में सॉरी बताओ दोनों लेयर सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2। मुझ नहीं बोल रहा हूँ कि R1 0.2 प्लस R2 0.1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0.3, और इसकी भी यूनिट वही होगी डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलोरी पर सेकेंड। फिर थर्मल सॉरी दोनों लेयर का इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस आ गया। बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस आ गया, तो इससे हम इन दोनों लेयर से बहने वाली थर्मल करंट निकाल सकते हैं। सही कहा? हेलो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया तो हम, है ना, हम आग से वाटर की ओर बहने वाली थर्मल करंट निकाल सकते हैं। तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग थर्मल करंट पोटेंशियल डिफरेंस अपन आर की जगह टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर, लेकिन दो लेयर से आर इक्वलेंट। सही लिखा है ना? तो थर्मल करंट टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर, लेकिन दो लेयर से आर की जगह आर इक्वलेंट वैल्यू रखता हूँ। तो थर्मल करंट टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर मतलब हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर अपन आर, या शुद्ध शब्दों में बोले तो इनिशियल माइनस फाइनल टेम्परेचर अपन आर। फटाफट बताओ, हीट ऐसे बह रही है ना, बताओ हीट ऊपर की ओर बह रही है तो इनिशियल टेम्परेचर का काम कौन करेगा, 748 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस फाइनल टेम्परेचर का काम 100, ये डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा ना, सही बोला ना? तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, हाई टेम्परेचर 748 माइनस लो टेम्परेचर 100 पर आर की जगह आर इक्वलेंट, तो आर इक्वलेंट 0.3, और यूनिट क्या है डिग्री सेंटीग्रेड अपन कैलोरी पर सेकेंड। आगे इसको सॉल्व कर लोगे? हेलो, आगे इसको सॉल्व कर लेना। डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सॉल्व करेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल हो जाएगा, तो थर्मल करंट किस में आएगी, कैलोरी पर सेकेंड में, है ना? हेलो, Yes, sir. तो डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल हो जाएगा, तो थर्मल करंट कैलोरी पर सेकेंड में आएगी, है ना? तुम डिवाइड कर लेना, आवाज मत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो कैलोरी पर सेकेंड में आएगी और तुम डिवाइड कर लेना, ये कितना आएगा 648 अपन 0.3। डायरेक्ट बताओ, आवाज नहीं प्लीज, 648 अपन मत बोलो प्लीज, 648 अपन 0.3 का डिवाइड करेंगे तो ये 2160, लेकिन यूनिट कैलोरी पर सेकेंड में आएगी। और बताओ थर्मल करंट को खोल कर क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब dQ/dt बोल सकते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ, है ना, इधर लिख देता हूँ मैं, ये लिख देता हूँ। तो बता, इस बार बहने वाली थर्मल करंट, है ना, लिख रहा हूँ, इस बार बहने वाली थर्मल करंट, ये इसको दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो। तो ये अपने पास कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो 2160 कैलोरी पर सेकेंड ये आ गया। सही लिखा है ना? Yes, sir. Yes, sir. फिर हम बोल सकते हैं कि इन दोनों से बहने वाली थर्मल करंट या रेट ऑफ हीट फ्लो कितना आएगा 2160 कैलोरी पर सेकेंड। तो तुम बताओ एक मिनट, ना तुम बताओ कि इसका, है ना, इसका मतलब ये कि 2160 कैलोरी पर सेकेंड इस रेट से हीट नीचे से ऊपर की ओर बहेगी, तो बताओ वाटर को उसी रेट से हीट मिलेगी
मैं तो फिर से बोल रहा हूँ कि थर्मल करंट या रेट ऑफ हीट फ्लो 2160 कैलोरी पर सेकेंड है। तो इसका मतलब है, सॉरी, है ना, तो इसका मतलब है कि 2160 कैलोरी पर सेकेंड इस रेट से हीट नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, तो वाटर को इसी रेट से हीट मिलेगी। बस हमको देखना है कि वाटर को इस रेट से हीट मिलेगी, तो वाटर किस रेट से वेपोराइज होगा वो देखना है। तो कोई स्मार्ट पर्सन हो एक सेकेंड में कर सकता है यार कि इस रेट से हीट मिलेगी तो वाटर किस रेट से वेपोराइज होगा, ये पूछे। तो बस आंखें बंद करके dq बाई dt को क्या लिख सकते हैं बताओ, dm बाई dt इंटू एलवी। सही बोला? Yes, sir. हाँ सर, डिवाइड बाई एट। ये तो स्मार्ट पर्सन डायरेक्ट कर सकता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिकली कर लेते हैं, है ना। बस 2160 कैलोरी पर सेकेंड इस रेट से हीट नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, तो वाटर को इसी रेट से हीट मिलेगी। बस इस रेट से हीट मिलेगी तो वाटर किस रेट से वेपोराइज होगा वो देखना है। बस उसको करने का, है ना, उसको करने का सिस्टमेटिक तरीका हमारे पास है ना। तो मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि इसमें क्यू, अरे पर मान लेते हैं कि टोटल क्यू हीट एंटर की तो कितना वाटर वेपोराइज होगा वो पहले देखते हैं। मैंने बताया था कि टोटल क्यू हीट एंटर करे तो कितना वाटर वेपोराइज होगा ml/v के बराबर, है ना। वही कि किसी भी जनरल टाइम टी में क्यू हीट एंटर करे तो कितना वाटर वेपोराइज होगा, Q इक्वल टू ml/v के बराबर। तो हमको देखना है कि इस रेट से हीट मिल रही है, वाटर किस रेट से वेपोराइज होगा, चमका कर बताया था कि रेट ऑफ चेंज के लिए टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इधर dq बाई dt इक्वल टू इधर dm बाई dt इंटू एलवी, ये आ गया। तो फास्ट बताओ dq बाई dt तो वाटर को हीट मिलने की रेट और dm बाई dt वाटर वेपोराइज होने की रेट। वैल्यू रख सकता हूँ ना? हेलो हेलो, यस सर। वैल्यू रख देते हैं। तुम बताओ कि dq बाई टी वाटर को हीट मिलने की रेट तो हमको पता है कि 2160 कैलोरी पर सेकेंड इस रेट से हीट नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, तो वाटर को इसी रेट से हीट मिलेगी ना। तो उस वाटर को 2160 कैलोरी पर सेकेंड इसी रेट से हीट मिलेगी, तो dq बाई टी मतलब वाटर को हीट मिलने की रेट इतनी हो गई, इक्वल टू dm बाई dt वाटर वेपोराइज होने की रेट इंटू एलवी। तो एलवी वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो मैंने बताया था कितनी होती है 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। सही कहा? हेलो, Yes, sir. 2160 dm बाई dt इंटू एलवी वाटर के लिए 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। इसको सॉल्व कर लोगे ना तो इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, तो इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करोगे, मत बोलो प्लीज, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4, और यूनिट भी देख सकते हो। तुम बताओ कि सॉल्व करेंगे तो कैलोरी से कैलोरी कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम पर सेकेंड। तो बोल सकते हैं कि वाटर किस रेट से वेपोराइज होगा, 4 ग्राम पर सेकेंड इस रेट से वाटर वेपोराइज होगा, या दूसरे शब्दों में 4 ग्राम पर सेकेंड इस रेट से स्टीम प्रोड्यूस होगी। बस अब हमको वही पूछता है कि पर सेकेंड इतना वाटर वेपोराइज हो रहा है, तो पर मिनट कितना वेपोराइज होगा, इंटू 60 कर देंगे। ये तो पर मिनट पूछा है, बताओ पर सेकेंड 4 ग्राम वाटर वेपोराइज हो रहा है, पर मिनट कितना होगा इंटू 60, तो कितना हो गया 240 ग्राम पर मिनट की रेट से वाटर वेपोराइज होगा, मतलब इस रेट से स्टीम बनेगी। कर लोगे ना? यस सर। फिर इस क्वेश्चन का पहला पार्ट कर लिया और ध्यान रखना, है ना, सॉरी क्वेश्चन का पहला पार्ट कर लिया, लेकिन ध्यान रखना कि अभी तो मैंने मूर्खों ऐसे डिटेल में निकाली कि अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया तो 2 लाइन में कर सकते हो ना कि पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 निकालेना, फिर थर्मल करंट निकालेना, और बताओ थर्मल करंट या dq बाई टी इतना आ गया, बस इस रेट से वाटर किस रेट से वेपोराइज होगा वो देखना है। तो उसके लिए गधों टाइप से, है ना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, एक लाइन में कर सकते हैं, है ना, एक लाइन में कर सकते हैं कि इस रेट से वाटर कितना वेपोराइज होगा वो पूछे, तो बस dq बाई dt को खोल करके क्या लिख सकते हैं, सिंपली dm बाई dt इंटू एलवी। एग्जाम में सारा कचरा करने की जरूरत नहीं है। सही कहा मैंने? Yes, sir. डायरेक्ट ध्यान रखना कि थर्मल करंट निकालेंगे, dq बाई dt लिखेंगे, और वाटर किस रेट से वेपोराइज हो उसके लिए सिंपली dq बाई dt को खोल करके dm बाई dt इंटू एलवी। तो इससे dm बाई dt मतलब वाटर वेपोराइज होने की रेट आ जाएगी। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कर लिया, अब हम सेकेंड पार्ट। हाँ, तो थर्मल करंट अट्टे का कॉपर के बीच का टेम्परेचर निकाल के भी कर सकते हैं ना?
वही सेकेंड पार्ट है यार, है ना। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कर लिया, चलो अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखना, है ना। तो सेकेंड पार्ट में हमको पूछा है कि, सेकेंड पार्ट में पूछा है कि कॉपर और टिन की जो जंक्शन सरफेस है ना, कॉपर और टिन की जो जंक्शन सरफेस है, उस जंक्शन सरफेस का टेम्परेचर कितना होगा वो देखना है। चलो इतना तुम स्मार्ट ही बताओ, एक मिनट, इतना तुम स्मार्ट ही बताओ कि नीचे आग है ना, आराम से बताओ कि बता नीचे आग है जिसका टेम्परेचर 748 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो तुम बताओ कि बताओ ये वाली जो सरफेस है वो आपके कांटेक्ट में है तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, 748 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऐसे ही बताओ जो ऊपर वाली सरफेस है वो उबलते हुए पानी के कांटेक्ट में हो तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री। किसी को शक तो नहीं है? नो सर। नो सर। है ना, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि बताओ ये वाली जो सरफेस है आपके कांटेक्ट में तो टेम्परेचर 748 डिग्री, ये वाली सरफेस उबलते हुए पानी के कांटेक्ट में है, तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री। तो ऑब्वियसली बोल सकते हैं कि इन दोनों के जो बीच वाली सरफेस है उसका टेम्परेचर 748 डिग्री और 100 डिग्री के बीच का ही कुछ होगा। तो बस हमको देखना है कि सॉरी, हमको देखना है कि कॉपर और टिन के बीच वाली जो सरफेस है ना, है ना, दोनों के बीच वाली जो सरफेस है उसका टेम्परेचर कितना होगा वो देखना है। तो ये तो हमने कंडक्शन की पहली क्लास में ही पढ़ा था, है ना, है ना, ध्यान रखना। आवाज नहीं प्लीज। ये दोनों टिन और कॉपर के बीच वाली सरफेस का टेम्परेचर निकालना है तो उसका सेट तरीका बताया था। ये तो मान लेते हैं कि बीच वाली सरफेस का टेम्परेचर T है ना, पहले किया था वही। तो मान लेते हैं कि बीच वाली सरफेस का टेम्परेचर T है, और बताओ जंक्शन का टेम्परेचर T निकालने के लिए सिंपली जंक्शन पर आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, ऐसे ही करते थे ना पहले। यस सर। यस सर। ये तो डरना मत यार कि बीच वाली, सॉरी बीच वाली जंक्शन सरफेस का टेम्परेचर पूछे तो बस वही सेट तरीका कि वही जंक्शन सरफेस का टेम्परेचर T मान लेते हैं, और जंक्शन सरफेस का टेम्परेचर निकालने के लिए सिंपली जंक्शन सरफेस पर आने वाली करंट इक्वल जाने वाली करंट, है ना। तो जंक्शन सरफेस पर आने वाली करंट इक्वल जाने वाली करंट मतलब आई इन इक्वल टू आई आउट। ढंग से वैल्यू रखते हैं, है ना, ढंग से वैल्यू रखते हैं। तो पहले आने वाली करंट तुम बताओ, ये तो बताओ आने वाली करंट कितनी होगी, टेम्परेचर डिफरेंस ओपन आर, मतलब इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर ओपन आर। तो बताओ ये करंट ऐसे बह रही है ना, ऐसे बह रही है, तो इनिशियल टेम्परेचर का काम कौन करेगा बताओ, 748 डिग्री माइनस फाइनल टेम्परेचर का काम T अपन R, इस लेयर का रेजिस्टेंस, इस लेयर का रेजिस्टेंस 0.2 इक्वल टू जाने वाली करंट। तो बताओ जाने वाली करंट भी टेम्परेचर डिफरेंस ओपन आर इनिशियल माइनस फाइनल टेम्परेचर ओपन आर, ऐसे दे रही है ना। तो इसमें इनिशियल टेम्परेचर का काम T, फाइनल टेम्परेचर का काम 100 ओपन आर, इस तीन की लेयर का रेजिस्टेंस से 0 पॉइंट बने। आगे इसको सॉल्व कर लोगे, हेलो, यस सर। इसको सॉल्व करोगे तो जंक्शन सरफेस का टेम्परेचर 360 डिग्री सेंटीग्रेड ही आ गया। तो इसको भी फटाफट कर लोगे ना, तो अच्छे ध्यान रखना कि जंक्शन सरफेस का जो टेम्परेचर निकाला है वो कोई नया नहीं है, ये तो कंडक्शन में पहले ही पढ़ चुके थे ना। बस सिंपली जंक्शन सरफेस का टेम्परेचर T और उसकी वैल्यू के लिए सिंपली जंक्शन पर आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। तो आने वाली करंट तो 748 माइनस T ओपन R1, और जाने वाली करंट इनिशियल टेम्परेचर T माइनस फाइनल टेम्परेचर 100 ओपन R2, इससे जंक्शन का टेम्परेचर भी आ गया। हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब देखो किसी बच्चे ने वो पिछला क्वेश्चन पूछा तो यहाँ भी वही बोल रहा हूँ, है ना। कई लोग ये सोचते हैं कि आग से जितनी हीट निकलेगी वाटर तक पूरी पूरी हीट नहीं पहुंच पाएगी, बीच में जो टिन और कॉपर की लेयर है वो भी कुछ हीट खाएंगी। तो होता है सही है गलत, गलत है। मैंने अभी बताया था कि हम कंडक्शन में जितने भी क्वेश्चन करते हैं स्टेडी स्टेट में करते हैं, तो ये प्लेट शुरू में तो हीट खाती है लेकिन स्टेडी स्टेट में इसका पेट भर जाता है, स्टेडी स्टेट में हीट खाना बंद कर देती है, तो जिस रेट से हीट आएगी उसी रेट से जाएगी। कर लोगे ना, हेलो। यस सर। तो आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन है तब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ जाऊं, हेलो। यस सर। ये तो स्लाइड में क्वेश्चन लिख करके भेजूंगा तो उससे तुम नोट कर लेना।
यस सर। हेलो। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? हेलो। Yes, तो अभी sir. हमने सीख लिया, आवाज नहीं, अभी हमने सीख लिया, ध्यान रखना कि अब अगर हीट ट्रांसफर में कैलोरीमेट्री के मिक्स क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल घबराओगे नहीं, इसको बहुत इजीली कर सकते हो, है ना। तो ये सब हमने कर लिया। चलो आगे बढ़ो। अब इस कंडक्शन हीट ट्रांसफर में कुछ प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। कंडक्शन हीट ट्रांसफर में कुछ प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ध्यान से सुना है ना। देखो इस बार हमको दे रखा है कि कहाँ चला गया, हाँ आवाज आ रही है? तो पहले क्वेश्चन बोल देता हूँ। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई क्यूबिकल कमरा है ना कोई। तो इस बार हमको दे रखा है कि कोई क्यूबिकल रूम है, मतलब क्यूबिकल कमरा है जिसकी हर एक साइड लेंथ ए, मतलब इसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है ना। तो ऐसा कोई क्यूबिकल कमरा है जिसकी हर एक साइड लेंथ ए। अब देखो अब हमको दे रखा है कि इस कमरे में हमने दीवारों की तीन तीन लेयर्स बना दी है ना भाई। तो हमको दे रखा है कि क्यूबिकल कमरा है और उसमें दीवारों की हमने तीन तीन लेयर बना दी है। तो मान लेते हैं कि अंदर ईंटों की लेयर है, उसके बाहर मान लेते हैं सीमेंट की लेयर है और उसके बाहर लकड़ी की लेयर है। डरते तो नहीं हो ना, वही क्यूबिकल रूम है और उसके चारों तीन बहुत पतली पतली लेयर बना दिए हैं, है ना। पहली ईंटों की लेयर, फिर उसके ऊपर सीमेंट की लेयर, उसके ऊपर लकड़ी की लेयर, ऐसी तीन तीन लेयर बना दी है ना। तो हमको दे रखा है, हमको दे रखा है कि ये अंदर वाली जो लेयर है ना, अंदर वाली जो पहली लेयर है उसकी थिकनेस एल और कंडक्टिविटी के, उसके ऊपर बाहर जो सीमेंट की लेयर है उसकी भी थिकनेस टी है लेकिन कंडक्टिविटी 2 के, और उसके बाहर मान लेते हैं लकड़ी की लेयर है, उसकी भी थिकनेस तो एल ही है लेकिन कंडक्टिविटी 3 के है। और तुम खुद बताओ कि इन तीनों लेयर का जो सरफेस एरिया है या क्रॉस सेक्शन एरिया वो तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, कितना होगा? 5a²। सोच सकते हो इन तीनों लेयर का सरफेस एरिया फेसिंग एरिया सेम ही होगा, 5a²। तो तुम खुद बताओ, तुमको बताओ कि पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है, लेकिन उसमें नीचे वाली सरफेस होगी तो फर्श होगी ना। हेलो, Yes, sir. कितना बताओ? नीचे तो जमीन होगी, तो तब दीवारों का जो सरफेस एरिया है वो केवल 5a² ही होगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि एक है ना, पूरे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है, लेकिन नीचे फर्श है तो जो दीवार है उनका सरफेस एरिया कितना होगा? 5a²। तुम खुद बताओ, तुमको बताओ कि रूम की साइज बहुत बड़ी है और इन लेयर की थिकनेस बहुत ही कम है। इससे मान सकते हैं कि जो पहली लेयर है उसका भी क्रॉस सेक्शन है 5a², दूसरी लेयर का क्रॉस सेक्शन है एरिया ऑलमोस्ट 5a² और तीसरी लेयर का भी ऑलमोस्ट उतना ही होगा। बोल सकते हैं ना? Yes, sir. है ना। तुम बताओ कि अगर थिकनेस ज्यादा होती है ना, ध्यान रखना इन लेयर की थिकनेस ज्यादा होती तब तो सबका एरिया अलग अलग होता, लेकिन थिकनेस बहुत ही कम है, बहुत कम है। तो हम बोल सकते हैं कि पहली लेयर का क्रॉस सेक्शन एरिया 5a² तो दूसरी लेयर का भी इतना ही होगा, तीसरी लेयर का भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही होगा। तो हर एक लेयर का सरफेस एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया 5a² है, जिसको कैपिटल ए बोल देते हैं ना। ध्यान रखना इस कमरे में हमने तीन दीवारें बना दी, मतलब जो भी दीवारें उसके तीन तीन लेयर है ना, जैसे तीन तीन लेयर। अब देखो तो हमको दे रखा है, हमको दे रखा है कि कमरे के अंदर का टेम्परेचर हमको 0 डिग्री कांस्टेंट रखना है, अंदर इंसान को जिंदा रहना है ना। तो सुविधा के लिए कमरे के अंदर का टेम्परेचर हमको 20 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट रखना है, लेकिन बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर गया है, बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। मान लेते हैं कि रशिया जैसा कोल्ड प्लेस है तो उसमें रूम के बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है और अंदर कमरे का टेम्परेचर हमको कुछ भी करके 20 डिग्री कांस्टेंट रखना है ना। तुम खुद बताओ, सॉरी है ना, तुम खुद बताओ
कि कमरे के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है और बाहर एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम है, तो बताओ हीट फ्लो होगी, है ना। अंदर टेम्परेचर ज्यादा बाहर कम है तो हीट फ्लो होगी। नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होगी, मतलब अंदर से बाहर की ओर फ्लो होगी। तो बताओ, है ना, तो बताओ हीट किसके थ्रू फ्लो होगी, इन तीनों लेयर्स के थ्रू फ्लो होगी। तो बताओ दीवार की जो 3 लेयर है वो किसके टाइप से काम करेगी, बताओ 3 थर्मल रेजिस्टेंट के टाइप से काम करेंगे। सही कहा। तो दीवारों की तीनों लेयर 3 थर्मल रेजिस्टेंट के टाइप से काम करेंगी। बस हमको देखना है कि हमको देखना है कि रूम के अंदर से बाहर रेट ऑफ हीट फ्लो कितना होगा, मतलब थर्मल करंट कितनी होगी वो देखना है। और उसके बाद प्रैक्टिकली बताओ तुम कि हीट अंदर से बाहर की फ्लो होगी, तो रूम से हीट निकलेगी ना अपने, तो रूम से हीट निकलेगी जिसका टेम्परेचर घट सकता है, लेकिन फिर भी हमको रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहना है। तो देखो, रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हमने कमरे के अंदर रूम हीटर लगा दिया है ना। टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए कमरे के अंदर रूम हीटर लगा दिया है। जो हीटर लगा है उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आ रहे हैं और इसके अक्रॉस वोल्टेज भी लगा रहे हैं, है ना। बस हमें पूछा है सेकेंड पार्ट में पूछा है कि रूम के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हीटर के अक्रॉस कितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस लगाना होगा वो नहीं सकता। हिम्मत करके तो स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, हिम्मत करके तो स्टार्ट करते हैं, क्या थोड़ा फटाफट देखना है। तो हमको दे रखा है कि कोई रूम है ना, हमको दे रखा है कोई रूम है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर एनवायरमेंट का टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और रूम की जो दीवार है उसमें 3 लेयर है ना, सबकी थिकनेस दे रखी है, कंडक्टिविटी दे रखी है, और सबका क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों सेम ही होगा 5 तो हमको अच्छे बताया है कि रूम के अंदर टेम्परेचर ज्यादा, बाहर टेम्परेचर कम, हीट लो होगी, नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होगी, मतलब अंदर से बाहर की ओर फ्लो होगी। और तुम बताओ कि जो हीट है ना, कि जो हीट है वो दीवारों की तीनों लेयर से गुजरेंगे, है ना। वही ये दीवारों की तीनों लेयर से गुजरेगी। बताओ दीवारों की तीनों लेयर थर्मल रेजिस्टेंस के टाइप से काम करेंगे। स्मार्ट बताओ कि ये ऐसे फ्लो हो रही है तो तीनों लेयर बिल्कुल 1 बाय 1 है, हमारे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। शक तो नहीं किसी को? वो सर अच्छे से रखा अब अच्छे से अगर हीट ऐसे बहती थी तब तो तीनों लेयर किस कॉम्बिनेशन में होती है ना। तो हीट ऐसे बहती तब तो तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती, लेकिन इस बार अंदर से बाहर फ्लो हो रही है तो तीनों लेयर बिल्कुल 1 बाय 1 मतलब तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो फटाफट हर एक लेयर का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। चलो पहले है ना, पहले जो अंदर वाले लेयर है इसका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना होगा, L/K, और ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, वो सबके लिए ऑलमोस्ट 5 होगा। ऐसे दूसरी जो लेयर है उसका भी थर्मल रेजिस्टेंस L/K होता है, इसका थिकनेस कितनी है, L है, ओपन कंडक्टिविटी कितनी है, 2K, और क्रॉस सेक्शन एरिया तो इसका भी आपके अप्रोक्सीमेटली 5 रहेगा। और ऐसे बताओ बाहर जो तीसरी लेयर है उसका भी थर्मल रेजिस्टेंस L/K, जिसकी थिकनेस L, कंडक्टिविटी K, और उसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया पे ऑलमोस्ट 5 कैपिटल बोल आराम से बताओ, आराम से बताओ हीट ऐसे फ्लो हो रही है तो तीनों लेयर बिल्कुल 1 बाय 1 होगी, और सीरीज कॉम्बिनेशन में होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। वैल्यू R1 तो तुम बताओ R1 पहले लेयर का रेजिस्टेंस L/K प्लस R2, दूसरी लेयर का रेजिस्टेंस L/2K प्लस R3, तीसरी लेयर का रेजिस्टेंस L/3K। इसको सॉल्व कर लोगे ना, इसको सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसको सॉल्व करोगे तो है ना, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हारे पास 11 L/3 है, तो कर सकते हो ना। इसको सॉल्व करेंगे फिर तीनों लेयर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 11 L/3 सॉल्व करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 11 K/,
ये आ गया। जब ये क्या होगा क्या होगा करेंट सामने अलग अलग स्ट्रक्चर एरिया तो तीनों लेयर बस बन गई है। हर किसी में करेंट के सामने अलग अलग स्ट्रक्चर एरिया ना होगा तीन दीवारों का टोटल सरफेस एरिया में पाई वैल्यू होगा। तो बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। तब हमको देखना है कि अंदर से बाहर की ओर जाने वाला रेट ऑफ फ्लो या थर्मल करंट की होगी वो देखना है। हमको अच्छे करना है उनके लोग के अकॉर्डिंग थर्मल करंट की होगी पोटेंशियल डिफरेंस बनाना है टेंपरेचर डिफरेंस बनाना है। लेकिन तीन आर इक्विवेलेंट बोला तीनों लेयर से बने वाली थर्मल करंट की होगी टेंपरेचर डिफरेंस बनाना था। हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर का जो बोलते हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल टेम्परेचर होगा। बताओ कैसे हो रही है। तो इनिशियल टेम्परेचर होगा 20 माइनस फाइनल टेम्परेचर होगा -40 और आर इक्विवेलेंट क्या है बताओ 11 L/C। इसको सॉल्व कर लेना इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना है टाइम 360 ना सॉल्व करोगे तो आएगा हमारे पास 360 by L थर्मल करंट होगी। तुम बताओ कि थर्मल करंट को सॉल्व करके क्या बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो। सही बोला थर्मल करंट को सॉल्व करके रेट ऑफ फ्लो को बोल सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ है ना। हम लिख सकते हैं कि अंदर से बाहर की ओर बहने वाली थर्मल करंट या अंदर की ओर बाहर बहने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब dq by dt अपने पास कितना आएगा 360 K by 11L इतना आ गया। तो बस आराम से बोल सकते हैं है ना। ध्यान से देखना हम आराम से बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है। हम आराम से बोल सकते हैं कि 360 K by 11L इस रेट से हीट अंदर से बाहर की ओर बह रही है। सुना फिर से बोल रहा हूँ कि ये बोल सकते हैं कि 360 K by 11L इस रेट से हीट अंदर से बाहर की ओर बह रही है तो रूम के अंदर वाले पार्ट से इसी रेट से हीट निकलेगी। सही कहा। हेलो Yes. तो 360 K by 11L इस रेट से हीट अंदर से बाहर की ओर बह रही है तो बताओ रूम के अंदर वाले पार्ट से इसी रेट से हीट निकलेगी। और बताओ हीट निकलेगी तो रूम के अंदर का टेम्परेचर घट सकता है ना। इस रेट से हीट निकलेगी तो रूम के अंदर वाले पार्ट का टेम्परेचर घट सकता है लेकिन है ना लेकिन हमको कुछ भी करके रूम के अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रखना है। तो देखो टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ना टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हमने रूम के अंदर इलेक्ट्रिकल हीटर लगा दिया है जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा रहे हैं है ना। तो हमको अच्छे बताए कि किसी भी हीटर में अगर करंट फ्लो कराएं तो हमको बताएं कि किसी भी हीटर में करंट फ्लो कराएं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। और बताओ बताया था ना कि हीटर में किस रेट से हीट प्रोड्यूस होती है I²R या पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में बोले तो V²/R। सही कहा। हेलो Yes, sir. तुमको Yes, बताया sir. आवाज नहीं प्लीज। तुमको बताया कि हीटर में करंट फ्लो कराएंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी और किस रेट से हीट प्रोड्यूस होगी V²/R की रेट से हीट प्रोड्यूस होगी। मतलब बोल सकते हैं कि हीटर है ना हीटर रूम को V²/R की रेट से हीट देगा। बस तो हमको देखना है कि कमरे का टेम्परेचर कांस्टेंट या स्टेडी रखने की क्या कंडीशन होगी वो देखना है। तो ये तो कोई छोटा बच्चा भी है ना ये तो कोई छोटा बच्चा ही बोल सकता है। बताओ कमरे का टेम्परेचर है ना कमरे का टेम्परेचर कांस्टेंट या स्टेडी रखने के लिए जिस रेट से हीट आ रही है उसी रेट से हीट जानी चाहिए। सही बोला। Yes, sir. तो हम बोल सकते हैं कि कमरे के अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए जिस रेट से हीट आ रही है उसी रेट से हीट जानी चाहिए। तो तुम बताओ हीट निकल किस रेट से रही है 360 K by 11L और हीट मिल किस रेट से रही है V²/R। तो इस रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए जिस रेट से हीट निकल रही है हीटर को उसी रेट से हीट देनी होगी। मैं लिख देता हूँ कि फॉर मेंटेनिंग द कांस्टेंट टेम्परेचर इन द रूम है ना
तो हम बोल सकते हैं कि रूम के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए या टेम्परेचर स्टेडी रखने के लिए जिस रेट से हीट आ रही है उसी रेट से हीट जानी चाहिए, मतलब dQ/T इन शुड बी इक्वल टू dQ/T आउट, है ना। बोल सकते हैं कि कमरे को जिस रेट से हीट निकल रही है उसी रेट से हीट जानी चाहिए। तुम बताओ कि कमरे को हीट मिल रही है वो किस रेट से मिल रही है, V²/R की रेट से। सही कहा? हेलो, Yes, sir. तो बोल सकते हैं कि कमरे को हीट मिल रही है वो किस रेट से हीट मिल रही है, V²/R की रेट से तो हीट मिल रही है, और जो हीट निकल रही है वो किस रेट से निकल रही है, 360 K/11L की रेट से हीट निकल रही है। तो बस कमरे का टेम्परेचर स्टेडी रहने के लिए जिस रेट से हीट निकल रही है हीटर को उसी रेट से हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो है ना, हीट मिलने की रेट V²/R और हीट निकलने की रेट 360 K/L दोनों बराबर होनी चाहिए। तो इससे V निकाल सकते हैं, मतलब हीटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना लगाना होगा वो निकाल सकते हो। कर लोगे? हेलो, Yes, sir. ये अच्छे ध्यान रखना, पूरे अपने हीट ट्रांसफर में ही ध्यान रखना कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए बस एक ही चीज कि जिस रेट से हीट आ रही है उसी रेट से हीट जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन करा लेता हूँ। हाँ हो गया सर। ये तुम्हारे अगली क्लास में मैं जस्ट 5 मिनट के लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ, एक बार सुन लेना, है ना, ध्यान से। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। फिर ध्यान से देखना। अभी कंडक्शन हीट ट्रांसफर का एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना, इसको ध्यान से देखना, केयरफुल। तो देखो इस बार भी हमको, है ना, ध्यान से देखता हूँ। तो इस बार भी हमको दे रखा है कि इधर कोई हॉट जंक्शन है, सॉरी यार, है ना, वही पहले क्वेश्चन बोल देता हूँ। तो हमको दे रखा है कि इधर कोई हॉट जंक्शन है, इसका टेम्परेचर कुछ भी करके T1 कांस्टेंट रखा है। इधर कोई कोल्ड जंक्शन है, इसका टेम्परेचर कुछ भी करके T2 कांस्टेंट रखा है, और हीट ट्रांसफर कराने के लिए, है ना, हीट ट्रांसफर कराने के लिए बीच में हमने कोई मेटेलिक सॉलिड रॉड जोड़ दिया है ना, वही। तो हीट ट्रांसफर कराने के लिए बीच में हमने कोई मेटेलिक रॉड जोड़ दी है, लेकिन ध्यान रखना कि इस बार जो रॉड है वो, है ना, इस बार रॉड जो है वो यूनिफॉर्म सिलेंडर की फॉर्म में नहीं है, उसकी जगह से कोन की फॉर्म में। इसको तुम ट्रंकेटेड कोन बोलते हो, या मैथमेटिक्स में इसको फ्रस्टम बोलते हो। सही है ना? यस सर। ये ध्यान रखना, हीट ट्रांसफर कराने के लिए रॉड लगा दिए, लेकिन इस बार रॉड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाली नहीं है, इस बार रॉड थोड़ी बहुत ट्रंकेटेड कॉन जैसी है। तो इस बार, है ना, इस बार हमको दे रखा है कि जो रॉड है वो सॉलिड कॉन के टाइप से है, ट्रंकेटेड कॉन के टाइप से, है ना। तो हमको दे रखा है कि जो रॉड है उसकी लेंथ L है ना, यूनिफॉर्म मेटल से बनी है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, लेकिन क्रॉस सेक्शन रेडियस यूनिफॉर्म नहीं है, ट्रंकेटेड कोन के टाइप से है ना। तो क्रॉस सेक्शन रेडियस यूनिफॉर्म नहीं है, हमको दे रखा है कि यहाँ क्रॉस सेक्शन रेडियस कम है R1, यहाँ क्रॉस सेक्शन रेडियस ज्यादा है R2, और कॉनिकल है, मतलब बीच में क्रॉस सेक्शन रेडियस बिल्कुल लीनियरली चेंज करी है। सही बोला मैंने? यस सर। तो ध्यान रखना कि बीच में हमने कॉनिकल टाइप की रॉड जोड़ दी है, इधर क्रॉस सेक्शन रेडियस R1, इधर R2, और कॉनिकल है, मतलब बीच में क्रॉस सेक्शन रेडियस डिस्टेंस के साथ बिल्कुल लीनियरली चेंज करिए। तो तुम आराम से बताओ, है ना, सॉरी आराम से बताओ कि इन दोनों जंक्शन के बीच कंडक्टिंग रॉड जोड़ देंगे तो इस बार भी हीट फ्लो होगी नेचुरली। ये नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो होगी, और बताओ हीट किसके थ्रू फ्लो होगी? इस मेटेलिक रॉड के थ्रू फ्लो होगी, है ना। तो हीट इस मेटेलिक रॉड के थ्रू फ्लो होगी। तो होता है जो मेटेलिक रॉड है वो एक थर्मल रेजिस्टेंस के टाइप से काम करेगी। बस सबसे पहले, है ना,
सबसे पहले हमको देखना है कि बीच में जो मेटेलिक रॉड है उसका टोटल थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा वो देखना है, और फिर थर्मल रेजिस्टेंस आ गया तो फिर पूछा है कि इस मेटेलिक रॉड से बहने वाला रेट ऑफ हीट फ्लो या थर्मल करंट कितनी होगी वो देखना। स्टार्ट करते हैं ना। तो हमको दे रखा है कि इधर कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, इधर कोल्ड ऑब्जेक्ट है, और हीट ट्रांसफर कराने के लिए बीच में हमने कॉनिकल रॉड लगा दी है। बस रॉड के थ्रू थर्मल करंट कितनी होगी वो देखना है। तो हमको अच्छे बताया ना, सॉरी, हमको अच्छे बताया कि इस बार रॉड से भी बहने वाली थर्मल करंट बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस अपन आ रही होगी। सही बोला? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. हमको अच्छे बतावा नहीं प्लीज, अच्छे बताए कि इस बार इस, है ना, इस बार इस रॉड से बहने वाली थर्मल करंट बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस अपन आ रही होगी, लेकिन सबसे मेन चैलेंज ये है ना, सबसे मेन चैलेंज ये कि ये जो कॉनिकल रॉड है इसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालें वो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि इसका रेजिस्टेंस क्या L/K लिख सकते हैं क्या? नो No, सर। sir. तुम बताओ इसका रेजिस्टेंस L/K लिख सकते हैं क्या? नो सर। नहीं No, लिख sir. सकते। तुम बताओ, एक मिनट, तुम बताओ कि हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, बोल सकते हैं कि हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, तो हर एलिमेंट का रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। तो इस बार टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सही बोला? तो ये ध्यान रखना कि हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, तो हर एलिमेंट का रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। तो बताओ इस बार है ना, इस बार टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। है तो हमको अच्छे पता है ना, हमको अच्छे पता है कि पूरी फिजिक्स में कभी भी सॉलिड कौन हो तो उसको ऐसी पतली पतली डिस्क में बांटते हैं। ये 11th में किया होगा, है ना। तो अच्छे ध्यान रखना, ठीक है, सॉरी, अच्छे ध्यान रखना कि पूरी फिजिक्स में ना, पूरी फिजिक्स में कभी भी सॉलिड कौन हो तो उसको पतली पतली डिस्क में डिवाइड करेंगे। बस वही करते हैं कि इस बार भी सॉलिड कौन को, है ना, इस बार भी सॉलिड, क्या बोल रहा हूँ, इस बार भी कॉनिकल रॉड को पतली पतली डिस्क में, ठीक है ना, इस बार भी कॉनिकल रॉड को पतली पतली डिस्क में या पतली पतली स्लाइड में बांटते हैं, और ऐसा करते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की कोई पतली सी डिस्क लेते हैं। ठीक है, वही कि पूरी कोन को पतली पतली डिस्क में बांटते हैं और यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस की पतली सी डिस्क लेते हैं, और चलो इस पतली सी डिस्क की जो क्रॉस सेक्शन रेडियस है उसको r मान लेते हैं। तो बस हम देखते हैं, है ना, हम देखते हैं कि ये थर्मल करंट जब इस पतली सी डिस्क से गुजरेगी तब रेजिस्टेंस कितना क्रिएट होगा वो देखना है। तो तुम आराम से बताओ, सॉरी, आराम से बताओ कि थर्मल करंट जब पतली सी डिस्क से गुजरेगी तो ये पतली सी डिस्क कितना थर्मल रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, बताओ। L/K। तो L तो इस पतली सी डिस्क की थिकनेस dx, है ना, वही कि L तो इस पतली सी डिस्क की थिकनेस dx अपन K कंडक्टिविटी, और इस पतली सी डिस्क का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, πr²। सही लिखा है मैंने? हेलो, Yes, sir. तो हम बोल सकते हैं हमारी डिस्क, तो हम बोल सकते हैं कि जब करंट क्या हो रहा है, करंट पतली सी डिस्क से गुजरेगी तो इस पतली सी डिस्क का थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, L की जगह तो इस पतली सी डिस्क की थिकनेस dx अपन K, और A होगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया πr²। बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि ऐसी ऐसी हर डिस्क का रेजिस्टेंस इसी के अकॉर्डिंग होगा ना। और तुम बताओ कि जितनी भी पतली पतली डिस्क है वो सब 1 by 1 है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सबके रेजिस्टेंस सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, है ना, सारी डिस्क 1 by 1 है मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सबके रेजिस्टेंस सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो हम है ना, सॉरी, हम पक्का बोल सकते हैं इस पतली सी डिस्क या पतले से एलिमेंट का रेजिस्टेंस इतना है, तो इस पूरी कॉनिकल रॉड का टोटल रेजिस्टेंस इसका इंटीग्रेशन, है ना। तो इस पतले से एलिमेंट का इतना है तो पूरी कॉनिकल रॉड का टोटल रेजिस्टेंस इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन dx अपन k इंटू πr² ये हो गया। तो टोटल रेजिस्टेंस का इंटीग्रेशन। अब देखो, अब इंटीग्रेशन में थोड़ा संकट है, सॉरी, है ना, ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन में थोड़ा संकट है। बताओ इस बार x भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है, तुम बताओ, एक मिनट, तुम बताओ क्या हो रहा है ना, तुम बताओ कि इस बार संकट है कि इस बार x भी वेरिएबल है और r भी वेरिएबल है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए इस पूरी टर्म को या तो हम ओनली x में कन्वर्ट करेंगे या फिर ओनली r में कन्वर्ट करेंगे। तो इस बार r में कन्वर्ट करना इजी है, तो उसके लिए हमको
dx को dr में कन्वर्ट करना है। कोई कंफ्यूज तो नहीं हो ना? हेलो, तो इंटीग्रेशन करने के लिए पूरे एक्सप्रेशन को ओनली r में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमको x और r में रिलेशन निकालना है। तो तुम फटाफट बताओ कि लकीली रॉड कॉनिकल है, मतलब इस बार जो भी क्रॉस सेक्शन रेडियस है वो x के साथ लीनियरली चेंज करेगी। बताओ अगर इस टाइप की रॉड होती तब तो नॉन लीनियर होता ना? हेलो, Yes, sir. है ना? लेकिन बताओ कि बिल्कुल कॉनिकल रॉड है, तो जो भी क्रॉस सेक्शन रेडियस है वो x के साथ लीनियरली चेंज करेगी, और लीनियरली चेंज करेगी मतलब इन दोनों में रिलेशन के लिए तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। और बताओ स्ट्रेट लाइन की कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे? 2 पॉइंट फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। ये पता होगा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, सही है ना? तो ये यूज करेंगे। चलो, इसमें कोई भी एक x का जैसे मान लेते हैं कि जो x है वो तो x का काम कर रहा है और क्रॉस सेक्शन रेडियस y का काम कर रही है ना? तो बताओ, 2 पॉइंट हमको पता है ना? हेलो, 2 पॉइंट हमको पता है ना? एक तो हमको पता है कि x इक्वल टू 0 पे क्रॉस सेक्शन रेडियस r1, x इक्वल टू l पे क्रॉस सेक्शन रेडियस r2 है। सही लिखा है मैंने? Yes. Yes. कि हमको 2 पॉइंट पता है कि x इक्वल टू 0 पे क्रॉस सेक्शन रेडियस r1, x इक्वल टू l पे क्रॉस सेक्शन रेडियस r2। तो बस r और x में रिलेशन के लिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। फटाफट देखना, तो बताओ y का काम कौन कर रहा है? r, है ना? वही y का काम कौन कर रहा है? क्रॉस सेक्शन रेडियस r, माइनस y1 का काम कौन कर रहा है? r1 इक्वल टू y2 माइनस y1 की जगह r2 माइनस r1 ओपन x2 माइनस x1 की जगह l माइनस 0 इंटू x माइनस x1 की जगह 0। तो इससे r और x में रिलेशन आ गया। क्या आ गया? r इक्वल टू r1 प्लस r2 माइनस r1 बाय l इंटू एक्स, है ना? तो ध्यान रखना कि 2 पॉइंट फॉर्मूला से x और r में रिलेशन फटाफट आ गया कि क्या रिलेशन होगा? r इक्वल r1 प्लस r2 माइनस r1 बाय l इंटू एक्स। बस ये तो r और x में रिलेशन आ गया। अब हमको dr और dx में रिलेशन देखना है। तो तुम बताओ कि dr और dx में रिलेशन देखना है तो सिंपल इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वही हवा में डिफरेंशिएशन। तुम बताओ कि r का डिफरेंशिएशन dr इक्वल टू r1 कांस्टेंट है और अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0, और इधर क्या बचेगा? r2 माइनस r1 बाय l तो कांस्टेंट है बाहर, और ओनली x का डिफरेंशिएशन dx। तो बस dr और dx में रिलेशन आ गया। हमको dx देखना है तो नमूनों को उधर ट्रांसफर करो, तो उधर ट्रांसफर करोगे तो dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? l ओपन r2 माइनस r1 इंटू dr, ये आ गया। बस यहाँ dx की वैल्यू रख सकता हूँ ना? हेलो हेलो, यहाँ dx की वैल्यू रख सकता हूँ, तो dx की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? l ओपन, है ना? l ओपन r2 माइनस r1 इंटू dr, ये रख सकते हैं। बस अब तो फटाफट कर सकते हैं ना? थोड़ा जल्दी देखना क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। चलो, इंटीग्रेशन में पहले कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। ध्यान से देखना है ना कि इंटीग्रेशन में पहले कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। तो क्या बाहर निकलेगा? l कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और r2 माइनस r1 भी कांस्टेंट है। सही बोला ना? हेलो हेलो, Yes, sir. yes sir, l k पाई r2 माइनस r1 ये सब कांस्टेंट है बाहर। अंदर कितना आ गया? इंटीग्रेशन dr ओपन r स्क्वायर। अब तुम बताओ, इस बार dr है तो r की लिमिट रखेंगे, तो सबसे पहला एलिमेंट ये होगा जिसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस r1, और लास्ट एलिमेंट ये होगा जिसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस r2। अब देखो मैं डायरेक्ट करूंगा, है ना? पूरा सॉल्व करने का अब टाइम नहीं है तो मैं डायरेक्ट करूंगा। तो तुम डायरेक्ट बताओ कि dr ओपन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? -1 ओपन r। ये पहले बताया था ना? हेलो, Yes, sir. dr ओपन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन r की पावर -2 प्लस 1 ओपन -2 प्लस 1। सोल्व करेंगे तो -1 ओपन r, और लिमिट r इक्वल टू r1 से r इक्वल टू r2 लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट में r की जगह r2 रखेंगे तो -1 ओपन r2, माइनस लोअर लिमिट में r की जगह r1 रखेंगे तो -1 ओपन r1। इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेना। तो इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो r2 माइनस r1 ओपन r1 r2 ये हो गया। तो तुम आराम से बताओ कि r2 माइनस r1 से ये r2 माइनस r1 कैंसिल हो गया। तो बताओ इस ट्रंकेटेड कॉनिकल जो रॉड है उसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना आ गया? L बाय K
इंटू पाई R1 R2 ये आ गया। कोई शक तो नहीं है? No, इसका sir. थर्मल रेजिस्टेंस ये आ गया। तो देखो अब इसको जुगाड़ से याद रखना, ध्यान रखना, ये भी कलयुग चल रहा है ना, ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं, इसको जुगाड़ विद्या से याद रखना है ना। तो देखो ऐसे याद रखना सॉरी, इसको आगे डिराइव करने की जरूरत नहीं, इसको जुगाड़ से याद रखना। तो ऐसे याद रखना, बताओ कोई यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंड्रिकल कोई यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड होती तब तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होता, L/K, और ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई R² होता। सही बोला? हेलो यस Yes, सर। sir. ऐसे ध्यान रखना कि कोई सॉलिड, आवाज नहीं प्लीज यार, कि कोई सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड होती तब तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस L/K और ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई R²। लेकिन है ना, लेकिन अगर इसे ट्रंकेटेड कॉन के टाइप से है ना, ट्रंकेटेड कॉन के टाइप से हो तो कॉनिकल रॉड हो तो फिर इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा, L/K, और ए पाई R² होता है तो पाई तो आएगा लेकिन R² की जगह R1 R2 आ जाएगा। याद रख लोगे? Yes, हेलो sir. तो अब ज्यादा शरीफों के टाइप से डिराइव करने की जरूरत नहीं है, जुगाड़ विद्या से याद रखना। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड हो तब तो थर्मल रेजिस्टेंस L/K और ए इसका क्रॉस सेक्शन है पाई R²। लेकिन है ना, लेकिन अगर ट्रंकेटेड कॉन के टाइप से कॉनिकल रॉड हो तो फिर थर्मल रेजिस्टेंस L/K और ए पाई R²। बस एक ही डिफरेंस है कि बताओ R² की जगह क्या आ जाएगा, R1 R2। दैट्स ऑल। आगे हम इसी टाइप से करेंगे, बस आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि हो जाएगा। कॉनिकल रॉड का, मत बोलो प्लीज, आराम से बताओ कि कॉनिकल रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस आ गया। तो अब हमको देखना है कि रॉड के थ्रू बहने वाली थर्मल करंट कितनी होगी वो देखना है। तो बस सॉरी, आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग थर्मल करंट कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अपन आर की जगह टेम्परेचर डिफरेंस अपन आर, मतलब इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर अपन आर। बताओ करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो इनिशियल टेम्परेचर का काम कौन करेगा, T1 माइनस फाइनल टेम्परेचर T2 अपन आर इस, है ना, आर इस कॉनिकल रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस। तो हमको डायरेक्ट याद है कि L/K और ए पाई R² होता है लेकिन R² की जगह R1 R2 ये आ गया। और थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल करंट को हम रेट ऑफ हीट फ्लो में तो dQ/dt भी लिख सकते हैं। कर लोगे इसको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. तो देखो एक मिनट, अभी तो मैं स्लाइड ऐसे ही भेज रहा हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मेरी अगली क्लास है 8:30 में, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और सब लिख करके भेजूंगा। ठीक है यार? Okay, sir. तो कल हम मेनली डिस्कशन करेंगे, लेकिन डिस्कशन क्लासेस मिस मत करना है ना। तो कल करंट इलेक्ट्रिसिटी की पूरी शीट ट्राई कर लेना, तो उसको डिस्कस करेंगे, है ना। कुछ और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चन वो भी मैं कराऊंगा। ये तो कल की मिस मत